फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 226.1। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। सी 226.1 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 226.1। लेकिन गुफा के अंदर अभी भी 2 लाख से अधिक लोग हैं, एक अन्य ग्रैंडमास्टर ने हिचकिचाते हुए कहा। जो लोग यहाँ खजाने की तलाश में आते हैं, उन्हें मौत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वे मर जाते हैं तो वे दूसरों को दोष नहीं दे सकते, एक अन्य ग्रैंडमास्टर ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन फिर भी ये 2 लाख से ज़्यादा लोगों की जिंदगी है। आप इसे कैसे सहन कर सकते हैं? हम और क्या कर सकते हैं? बस इंतज़ार करते रहें। इससे दोनों पक्षों के बीच बहस छिड़ गई। हम दोनों को अब एक कदम पीछे हटने की ज़रूरत है, एक ग्रैंडमास्टर ने सुझाव दिया। हम इसे एक और सप्ताह देते हैं। इस सप्ताह के दौरान प्रवेश वर्जित है, लेकिन बाहर निकलने की अनुमति है। यदि इस सप्ताह के बाद भी कोई महत्वपूर्ण खोज नहीं होती है तो हम कार्रवाई करेंगे। जहां तक अंदर के लोगों के जीवित रहने या मरने का सवाल है, ये भाग्य पर निर्भर करेगा। अच्छा, चलो इस पर सहमति जताते हैं। ग्रैंडमास्टर्स ने सहमति में सिर हिलाया। पकड़ना। तलवार के बड़े ने कहा। हमारे महान जिया ने हमेशा शांति को महत्व दिया है और लोगों को पहले रखा है। हम ऐसा क्रूर कृत्य नहीं कर सकते, इसलिए हम महान जिया इस मामले से पीछे हटेंगे। सभी लोग उसकी ओर देखने लगे और फिर ठंडे शब्द और व्यंग्य आने लगे। आप महान जिया वापस ले रहे हैं? खैर, ये समझ में आता है। आपने महान जिया को एक भाग्य बनाया है और अब स्वर्गीय खान के खजाने पर नजर डालें। आप इस बदनामी को सहन नहीं करना चाहते, हम समझ सकते हैं। हालांकि यह आप पर निर्भर नहीं है। आखिरकार इसमें सिर्फ सोना, चांदी और जवाहरात ही नहीं हैं, बल्कि स्वर्गीय खान के बेजोड़ दिव्य हथियार और मार्शल आर्ट भी हैं। हमें डर था कि आप बाद में इसमें शामिल होने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। तो क्या हमारे प्रयास व्यर्थ नहीं होंगे? बिना कोई त्याग किए पुरस्कार की आशा करना भला कोई अच्छी बात कैसे हो सकती है? तलवार के बड़े ने वादा किया। अगर हम कहते हैं कि हम भाग नहीं लेंगे, तो हम निश्चित रूप से भाग नहीं लेंगे। चाहे जो भी पता चले, ग्रेट जिया किसी भी हिस्से का दावा नहीं करेगा। क्या ये पर्याप्त है? ठीक है, लेकिन ये आपके शब्द हैं। बाद में पछताना मत। यदि आप इसे वापस लेते हैं तो हमें एक साथ हमला करने के लिए दोष न दें। चलो ये सबको बता दें। इसके बाद यह मामला दुनिया के सामने घोषित किया गया। आज से गुफा निकास के लिए खुली है, लेकिन प्रवेश के लिए नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक सप्ताह के बाद वे अपनी सारी शक्ति का उपयोग वांशो पर्वत को समतल करने और स्वर्गीय खान की कब्र खोदने के लिए करेंगे। चाहे वे गुफा के अंदर के खजाने के शिकारी हों या बाहर के, उनका भाग्य नियति पर छोड़ दिया जाएगा। ये सुनकर खजाना खोजने वाले लोग घबरा गए। ग्रैंडमास्टर्स अब और इंतजार नहीं कर सकते। तो क्या वे गुफा को सील करने जा रहे हैं? हमारे लिए खजाने में कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन मेरे छोटे भाई बहन अभी भी अंदर हैं, उनका क्या होगा? हाँ, मेरे सभी दोस्त गुफा के अंदर हैं। अगर वांशु पर्वत समतल हो गया तो क्या वे खतरे में नहीं पड़ जाएंगे? हमें विरोध करना चाहिए। वे मानव जीवन की उपेक्षा कर रहे हैं। वे ऐसा नहीं कर सकते। कई लोगों ने एकजुट होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन स्पष्टतः ये लोग तो छोटे लोग थे और ग्रैंडमास्टर्स की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। इस समय गुफा को पहले ही सील कर दिया गया था, जिससे बाहर निकलने की अनुमति तो थी, लेकिन प्रवेश की अनुमति नहीं थी। यदि वे इन 7 दिनों के भीतर बाहर निकल सके तो उन्हें भाग्यशाली माना जाएगा कि वे आपदा से बच गए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उनके बचने की संभावना बहुत कम रह जाएगी। समय सीमा तय होने के बाद लिन बेईफान ने गुफा में खजाने की खोज करने वालों के लिए चीजें अब मुश्किल नहीं बनाईं। अगले दिनों में कई खजाना शिकारी गुफा से भागने में सफल रहे। जो लोग बच नहीं पाए, उनके लिए ये केवल दुर्भाग्य था और इसके लिए किसी और को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दिन ब दिन समय बीतता गया और 7 दिन पलक झपकते ही बीत गए। मूल रूप से गुफा में 2 लाख से अधिक खजाना खोजने वाले लोग थे, लेकिन अब 1 लाख से भी कम लोग बचे हैं। उनमें से अधिकांश भाग गए हैं। ग्रैंडमास्टर्स ने एक दूसरे को देखा और कहा, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। सभी खजाना शिकारियों को वांशु पर्वत से निष्कासित कर दिया गया। फिर ग्रैंडमास्टर्स ने एक साथ कार्रवाई की। किसी ने मुक्का मारा, किसी ने हथेली से मारा, किसी ने वार किया, किसी ने वार किया। उन्होंने पहाड़ को उलट पुलट करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वांशो पर्वत बाहर से ढहने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पहाड़ से ऐसी गड़गड़ाहट वाली आवाज निकली मानो उस पर बिजली गिर रही हो। बाहर खड़े खजाने की खोज करने वाले लोग उत्साह और उमंग के साथ इस दृश्य को देख रहे थे। ग्रैंडमास्टर्स ने पहाड़ को ध्वस्त कर दिया, जो युगों से दुर्लभ दृश्य है। कोई नहीं जानता था कि वांशु पर्वत के ध्वस्त होने के बाद स्वर्गीय खान की कब्र प्रकट होगी या नहीं। ग्रैंडमास्टर्स की शक्ति बहुत अधिक थी, लेकिन फिर भी उन्हें पूरे वांशु पर्वत को समतल करने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगा। हालांकि उनके सामने जो दृश्य था उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। कुछ भी नहीं है,
कुछ भी कैसे नहीं हो सकता। उन्होंने पूरे पहाड़ को समतल कर दिया था, लेकिन मलबे, वनस्पति के टूटे हुए टुकड़ों और खजाना खोजने वालों की कुछ लाशों के अलावा वहां कोई अन्य खोज नहीं हुई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्गीय खान की कब्र यहाँ नहीं है? किसी ने अनुमान लगाया। असंभव, ये गुफा स्वर्गीय खान के काल में निर्मित की गई साबित हुई है। उस समय और कौन था जो ऐसी घुमावदार और जटिल गुफा बनाने की क्षमता रखता था? अगर उसने ये गुफा खुद को दफनाने के लिए नहीं बनाई थी, तो फिर किस लिए? एक ग्रैंड मास्टर ने कहा। हर कोई शब्दहीन था। उन्होंने जो भी साक्ष्य और जानकारी प्राप्त की थी, उससे एक ही बात का संकेत मिला, ये स्थान संभवतः स्वर्गीय खान का दफन स्थल था। उनके अथक प्रयासों के बावजूद कुछ हासिल नहीं हुआ। क्या यह उनके मुंह पर तमाचा नहीं है? क्या पिछले 2 महीनों में उनके प्रयास व्यर्थ गए? एक ग्रैंड मास्टर ने कहा, सब लोग आओ और खोजो, देखो कि क्या कोई और खोज है। अगर कोई खोज है तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। इसलिए सभी लोग मलबे में खोज करने के लिए दौड़ पड़े। एक और सप्ताह बीत जाने के बाद भी कोई निष्कर्ष न मिलने पर अंततः सभी ने उम्मीद छोड़ दी। यह एक नकली कब्र है। यहाँ कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि यह हमारी ओर से महज इच्छाधारी सोच थी और वास्तविकता ने हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। सपना पूरा हुआ। चलो चलें। पिछले 2 महीने पूरी तरह बर्बाद हो गए। दुखी होकर वे एक एक करके वहां से चले गए। पिछले 2 महीनों के अनुभव उनके लिए एक बेतुके तमाशे के अलावा और कुछ नहीं थे। अब जब ये तमाशा समाप्त हो गया था, तो अपने माता पिता को खोजने के लिए घर जाने का समय आ गया था। इस प्रश्न में एक भी व्यक्ति विजेता नहीं हुआ, सिवाय आपके साथ 2 महीने से ज्यादा समय बिताने के बाद मैंने 240 मिलियन टेल चांदी कमा ली है। पर्यटन उद्योग वाकई बहुत ज्यादा मुनाफे वाला है और मेरी इच्छा है कि मैं हमेशा यही करता रहूं, लेकिन अफसोस। कमाई का हिसाब लगाने के बाद लिन बेईफान को खुशी और अफसोस दोनों महसूस हुए। ये खुशी 240 मिलियन टेल की कमाई से मिली, जो इतनी बड़ी दौलत थी कि कोई भी साम्राज्य ईर्ष्या से हरा हो जाएगा। खेद की बात यह थी कि धन का ऐसा आगमन टिकाऊ नहीं था। वह अनिश्चित काल तक काम जारी रखना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। उसी समय सोडेल्डर अपनी टीम के साथ वापस लौटे और लिन बेईफान को स्थिति की सूचना दी। वास्तव में कहने को ज्यादा कुछ नहीं था। आखिरकार सोडेल्डर ने पूरी तरह से लिन बेईफान के आदेश के अनुसार काम किया था। वांशु पर्वत की हर चीज उसके नियंत्रण में थी। मेरे शिष्य, बहुत बढ़िया। हम केवल उतना ही पैसा लेते हैं जिसके हम हकदार हैं, और बाकी हमें चिंता नहीं है। चाहे वे स्वर्गीय खान की कब्र खोदें या नहीं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर ने जो कहा वह बिल्कुल सच है, तलवारबाज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस घटना में केवल उनके महान जिया ने ही सफलता प्राप्त की, जबकि बाकी सभी हार गए। वह अपने गुरु की दूरदर्शिता की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतनी विशाल नींव खड़ी कर दी। वैसे गुरु, हमें वांशु पर्वत पर 5 असाधारण व्यक्ति मिले हैं। हमें उनसे कैसे निपटना चाहिए? तलवार के बड़े ने ताली बजाई और सैनिकों ने 5 लोगों को आगे लाया। लिन बेईफान ने अपनी नाक ढक ली। ये 5 लोग कोई और नहीं बल्कि 8 मास्टर हु, वूशी और अन्य थे जिन्हें लिन बेईफान ने मौत के कगार तक प्रताड़ित किया था। सच तो यह है कि उन्हें मर जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लिन बेईफान के खिलाफ 1 महीने से अधिक समय तक लड़ाई लड़ी थी और अत्यंत कठोर परिस्थितियों के बावजूद वे बच गए थे। प्रतिभा को महत्व देते हुए लिन बेईफान ने उन्हें आशा की एक किरण देने का निर्णय लिया, जिससे ग्रेट जिया के लोग उन्हें ढूंढ सकें। तारांकन 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 फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 190-269.5। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 226.2। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 226.2 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 226.2। उन्हें पुनर्जीवित करो। लिन बेईफान ने आदेश दिया कि उन्हें एक दिव्य अमृत खिलाया जाए। लगभग 1 कप चाय पीने के बाद वे खांसते हुए जागे और असमंजस में चारों ओर देखने लगे। हम कहाँ हैं? क्या हम पहले गुफा में नहीं थे? क्या हम बच गए हैं? और आप लोग कौन हैं? तुम जाग रहे हो? लिन बेईफान ने अधिकारपूर्वक घोषणा की। मैं महान जिया सम्राट लिन बेईफान हूँ। अब तुम मेरे शाही महल में हो और मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है। क्या तुम महान जिया के प्रति निष्ठा की शपथ लेने और मेरी सेवा करने के लिए तैयार हो? वे पांचों एक दूसरे को देखने लगे और एक क्षण के लिए चुप हो गए। समूह की ओर से बोलते हुए 8 मास्टर हु ने कहा, महाराज, हम अभी अभी होश में आए हैं और हमें नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। क्या आप हमें निर्णय लेने से पहले स्थिति को पूरी तरह से समझने की अनुमति देंगे? लिन बेईफान ने हाथ हिलाकर किसी को स्थिति से अवगत कराने का आदेश दिया। स्पष्टीकरण सुनने के बाद सभी पांचों को निराशा का एहसास हुआ।
उन्हें पता ही नहीं चला कि गुफा में प्रवेश करने के बाद से कितना समय बीत चुका है। ये देखकर कि वे इतने लंबे समय से वापस नहीं लौटे थे, विभिन्न ग्रैंड मास्टरों ने वांशु पर्वत को समतल करने का संकल्प लिया था। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें पूरी तरह से त्याग दिया गया था। यदि महान जिया न होते तो शायद वे बच नहीं पाते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यद्यपि तर्कसंगत रूप से वे इन ग्रैंड मास्टर्स के कार्यों को समझते थे, फिर भी भावनात्मक रूप से उनके दिल में ठंडक महसूस होती थी। अब मैं आपसे फिर पूछता हूँ, क्या आप महान जिया के प्रति निष्ठा रखने और अपने सम्राट की सेवा करने के लिए तैयार हैं? लिन बेईफान ने फिर पूछा। महाराज, मैं हमेशा से एक स्वतंत्र व्यक्ति रहा हूँ जिसका बौद्ध संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है। चूंकि महाराज मुझ पर कृपा करते हैं, इसलिए मैं आपके लिए कुत्ते या घोड़े की तरह काम करने को तैयार हूँ। नीपूसा बिना किसी हिचकिचाहट के घुटनों के बल बैठ गया। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि लिन बेईफान उसके प्रति दयालु था, बल्कि इसलिए भी कि वह धीरे धीरे देख सकता था कि लिन बेईफान ही भाग्य का सच्चा पुत्र था। ऐसे व्यक्ति के लिए काम करना स्वर्ग की इच्छा का पालन करना और आत्ममुक्ति का एकमात्र अवसर था। अच्छा, लिन बेईफान ने सिर हिलाया, नीपूसा की समझ से बहुत संतुष्ट। और तुम्हारा क्या? लिन बेईफान बाकी चार की ओर मुड़ा। 8 मास्टर हूँ ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मैं ताओवादी संप्रदाय से संबंधित हूँ, लेकिन जब से ताओवादी संप्रदाय ने मुझे त्याग दिया है, तब से कृतज्ञता और शिकायतों के सभी संबंध टूट गए हैं और आगे कोई संबंध नहीं बचा है। मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, अगर महाराज को ताओवादी संप्रदाय से परेशानी का डर नहीं है। लिन बेईफान ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि ताओवादी संप्रदाय मजबूत है, लेकिन मुझे डर नहीं है। चूंकि तुम मेरी सेवा करने के लिए तैयार हो, तो ग्रेट जिया में मन की शांति के साथ रहो। ताओवादी संप्रदाय के मामले मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपका सेवक आपका अभिवादन करता है, महाराज अमर रहें। 8 मास्टर हूँ ने अपनी निष्ठा की घोषणा की। बहुत बढ़िया। लिन बेईफान ने अन्य तीनों की ओर देखा। महामहिम, पंजी और मैं हमेशा कब्र खोदने के व्यवसाय में रहे हैं, जिसे आध्यात्मिक सद्गुणों को नुकसान पहुंचाने के लिए नापसंद किया जाता है और दूसरों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, इसलिए हम केवल दानव संप्रदाय पर भरोसा कर सकते हैं। यदि महामहिम हमें तुच्छ नहीं समझते हैं, तो हम भी आपके प्रति वफादार रहने को तैयार हैं। वू शी ने कहा। हर व्यवसाय अपना स्वयं का अग्रणी अधिकारी पैदा करता है। लिन बेईफान ने हंसते हुए कहा, मेरे हाथों में सभी तरह के लोग हैं, चोर, हत्यारे और सभी तरह के लोग। मैं उन सभी का स्वागत करता हूं जब तक वे मेरी सेवा करने के लिए तैयार हैं। अब कोई चिंता न करते हुए वुशी और वान पांगजी ने लिन बेईफान के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की। केवल सहज ही बचा था। उसकी क्षमताएं बहुत खास थीं। वह हड्डियों को सिकोड़ने में कुशल था, खुद को एक गेंद की तरह मोड़ सकता था और अपनी सांस को रोकने में भी कुशल था। 1 हफ्ते तक बिना भोजन, पानी या हवा के रह सकता था। उसने रहने का भी फैसला किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन बेईफान बहुत प्रसन्न हुआ। ये पांचों लोग न केवल अपनी योग्यताओं में विविधतापूर्ण थे, बल्कि ताकत में भी जबरदस्त थे और सभी प्रथम श्रेणी के गुरु या उससे ऊपर के स्तर के थे। इस कठिन परीक्षा के बाद उनमें और भी सुधार आना निश्चित था। दूसरे शब्दों में, लिन बेईफान ने 1 इननेट और 4 संभावित इननेट को अपने साथ ले लिया था। तुम अभी अभी खतरे से बचकर आए हो और शारीरिक रूप से कमजोर हो। नीचे जाओ और आराम करो। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही कमरे तैयार कर रखे हैं। लिन बेईफान ने अच्छे मूड में कहा। धन्यवाद महाराज। पांचों ने विदा ली। फिर जब खजाना नहीं मिल सका, तो स्वर्गीय खान की कब्र पर उत्साह धीरे धीरे कम हो गया। चूंकि कोई लाभ नहीं था, इसलिए याओ याओ वापस आ गया। लिन बेईफान ने उसे वुशी और वान पांगजी की खुदाई की घटना के बारे में बताया। याओ याओ बहुत बेफिक्र थी। तो क्या हुआ अगर तुमने उन्हें खोदा? यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे दानव संप्रदाय में सभी प्रकार के लोग हैं और यहाँ तक कि सैकड़ों लोग कब्र खोदते हैं। लिन बेईफान ने खुद से ही मुस्कराते हुए कहा, आपके दानव संप्रदाय में कई कब्र खोदने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन मुझे संदेह है कि उनमें से कई में जन्मजात ताकत होगी। मैं इन 2 भावी इननेट मास्टर्स को खुशी से स्वीकार करूंगा। वैसे मैं वापस आते ही आपके लिए एक खबर लेकर आया हूं। क्या खबर है? लिन बेईफान ने पूछा। याओ याओ रहस्यमय ढंग से बोली, क्या आप जानते हैं कि महान जिया खान की कब्र के बारे में खबर किसने फैलाई? इसे किसने फैलाया? लिन बेईफान ने फिर पूछा। हे याओ याओ ने अपने अंगूठे और तर्जनी को एक साथ रगड़ते हुए लिन बेईफान की ओर इशारा किया। लिन बेईफान ने शांति से कहा, हमारे बीच पैसे के बारे में बात करना बहुत दूर की बात है, लेकिन हमें पैसों के बारे में बात करनी है। तुम इतना कमाते हो और मैं कुछ भी नहीं कमाता, ये देखकर मुझे बुरा लगता है। तो क्या तुम्हें मेरे घायल दिल को तसल्ली देने के लिए थोड़ा सा हिस्सा नहीं देना चाहिए? याओ याओ ने उसे पिल्ला जैसी आंखों से देखा। लिन बेईफान ने उसका चेहरा पकड़कर उसे चुंबन दिया। अब आप मुझे बता सकते हैं? याओ याओ, मुझे पैसा चाहिए। जैसा कि कहा जाता है, पैसे की अपनी कीमत होती है, लेकिन भावनात्मक बंधन अनमोल होते हैं। मैंने आपको पहले ही अपनी सबसे कीमती चीज़ दे दी है, इसलिए अब पैसे के बारे में बात न करें। लिन बेईफान ने उसे फिर से पकड़ लिया और एक और चुंबन दिया। यदि यह पर्याप्त नहीं है, तो मैं इसे कुछ और बार करूंगा। याओ याओ, भूल जाओ, तुम जीत गए।
याओ याओ ने निराशा से अपना हाथ हिलाया। मैं तुम्हें बता दूं, हमारे दानव संप्रदायों की जांच के बाद हमें पता चला कि यह खबर सबसे पहले ग्रेट लुओ से फैली थी। फिर विभिन्न महान कुलीन परिवारों और शक्तियों ने पर्दे के पीछे अपनी भूमिका निभाई, तेजी से खबर को हर जगह फैलाया। दूसरे शब्दों में, ग्रेट लुओ ने तुम्हारे साथ खेल किया है। तो यह ऐसा ही है। ग्रेट लुओस का मुझे परेशान करने का इरादा अथक है। लिन बेईफान बहुत गुस्से में था। बर्फ आपदा के दौरान उन्होंने हमारे ग्रेट जिया को ठंड के मौसम की आपूर्ति के बिना लगभग खत्म कर दिया था। शुक्र है, स्वर्ग दयालु था और हम आपदा से बच गए। लेकिन जब एक योजना विफल हो गई तो उन्होंने दूसरी योजना बनाई, हमें फंसाने के लिए अफवाहें फैलाईं। ये बहुत भयावह और बहुत ही घृणित है। हम उन्हें जाने नहीं दे सकते। तो आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? याओ याओ ने पलकें झपकाईं, यह महसूस करते हुए कि दूसरी पार्टी थोड़ी असत्यवादी लग रही थी। लिन बेईफान अचानक उठ खड़ा हुआ। बेशक, ये ग्रेट लुओ के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए है। चलो मौत तक लड़ते हैं। क्या? याओ याओ चौंक गया। तारांकन 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 फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 191 269.5। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मितलिस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 227.1। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 227.1 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 227.1 ग्रेट लुओ के खिलाफ युद्ध छेड़ना। क्या तुम पागल हो गए हो? याओ याओ ने कहा। ग्रेट लुओ के पीछे पूरा ताओवादी संप्रदाय है। अगर आप ग्रेट लुओ के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं तो ये ताओवादी संप्रदाय का विरोध करने के समान है। ताओवादी संप्रदाय दुनिया की एक शीर्ष शक्ति है और आपका ग्रेट जिया सिर्फ एक राजवंश है। आपके बीच का अंतर एक विशाल खाई की तरह है। आपकी हिम्मत कैसे हुई? तो क्या मुझे इस शिकायत को चुपचाप सह लेना चाहिए? लिन बेईफान बहुत उत्तेजित था। अगर उसने आज मुझे फंसाने की हिम्मत की तो वह कल हमला करने की हिम्मत करेगा। आप देखिए, अगर हम उसे गहरा सबक नहीं सिखाते हैं तो वह अपनी गलती की गहराई को कभी नहीं समझ पाएगा। कोई तो। महाराज, लियू नपुंसक आया। लिन बेईफान ने कहा, मेरे लिए एक शाही फरमान तैयार करें, इसे पश्चिमी सेना को भेजें और उन्हें सैनिकों को ग्रेट लुओ में ले जाने के लिए कहें। लियू नपुंसक को इस आदेश से कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, जैसी आपकी आज्ञा। याओ याओ चिंतित थी। क्या तुम गंभीर हो? बिल्कुल। लिन बेईफान ने दृढ़ता से सिर हिलाया। जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लड़ाई कोई छोटी बात नहीं है। मैं वापस जाकर पहले अपने गुरु से इस बारे में चर्चा करूंगा। याओ याओ ने कहा। चर्चा के लिए अपना समय लें। ये लड़ाई मेरे लिए ज़रूरी है। लिन बेईफान शाही अध्ययन कक्ष में वापस लौट आया, इन मास्टर्स को इकट्ठा किया और उन्हें शाही फरमान को व्हाइट टाइगर किले तक ले जाने को कहा। इस समय याओ याओ पहले ही अनाम पर्वत शिखर पर वापस भाग चुका था और दानव संप्रदाय के गुरु से मिल चुका था। गुरुजी, कुछ गंभीर बात हुई है। क्या हुआ? याओ याओ। दानव संप्रदाय गुरु ज़िलियुली ने अपनी प्रिय शिष्या की ओर एक कृपालु मुस्कान के साथ देखा। तुम महान जिया को छोड़कर यहाँ क्यों आई? मास्टर जी, बहुत बड़ी घटना हो गई है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। याओ याओ ने तत्काल कहा। वह मूर्ख सम्राट बहुत क्रोधित है जब उसे पता चला कि यह महान लुओ राजवंश था जो पर्दे के पीछे से अफवाहें फैला रहा था और महान जिया को कमजोर कर रहा था। वह पहले से ही सेना जुटा रहा है और जल्द ही महान लुओ के खिलाफ युद्ध छेड़ देगा। क्या? दानव संप्रदाय का स्वामी भी दंग रह गया। पहली प्रतिक्रिया वही थी, क्या लिन बेईफान ने अपना दिमाग खो दिया है? दूसरी प्रतिक्रिया थी, लिन बेईफान इतना चतुर है, वह इतना मूर्खतापूर्ण काम कैसे कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पीछे किसी ने उसे सहमति दी हो? दानव संप्रदाय के स्वामी ने जितना अधिक इस बारे में सोचा, यह उतना ही अधिक संभव प्रतीत हुआ। अन्यथा वह इतना साहस कैसे कर सकता था? याओ याओ ने तुरंत कहा, मास्टर, उनका शाही फरमान पहले ही भेजा जा चुका है और सेनाएं भी तैयार हैं। हमें क्या करना चाहिए? दानव संप्रदाय मास्टर शांति से मुस्कुराया। याओ याओ, चिंता मत करो, उसके पास अन्य योजनाएं हो सकती हैं। मैं चिंता क्यों न करूं? वह स्पष्ट रूप से अंडे से पत्थर पर वार कर रहा है, अपने ही विनाश को आमंत्रित कर रहा है। याओ याओ का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। दानव संप्रदाय की मास्टर ने मन ही मन हंसते हुए कहा, पत्थर पर अंडे से प्रहार करके अपने ही विनाश को आमंत्रित करना। उस व्यक्ति के रहते ऐसी घटना घटित होना सर्वथा असंभव है। बेशक, जब तक कि ताओवादी संप्रदाय पूरी ताकत से आगे न बढ़े और अपने पुराने पूर्वजों को वापस न बुला ले। फिर भी यह एक निष्पक्ष मैच होगा। हम यही करेंगे। याओ याओ, अगर आप वाकई अपने प्रियतम के बारे में चिंतित हैं तो आपको हमारे दानव संप्रदाय विशेषज्ञों को उसकी सहायता के लिए बुलाना चाहिए। याओ याओ एक बार फिर अचंभित रह गई। क्या हमारा दानव संप्रदाय भी इसमें शामिल हो रहा है? आप देखिए, यद्यपि हमारा दानव संप्रदाय और ताओवादी संप्रदाय दोनों ही पारलौकिक शक्तियां हैं जो हजारों वर्षों से संघर्षरत हैं,
लेकिन केवल पुनर्तः परस्पर विरोधी हितों की स्थिति में ही वे वास्तव में मारपीट पर उतर आते हैं। इस लड़ाई का स्पष्ट रूप से उनके दानव संप्रदाय के साथ कोई सीधा हित संघर्ष नहीं है। हमारे दानव संप्रदाय को इसमें शामिल होना चाहिए। बर्फीले मौसम में फूल जोड़ने की बजाय चारकोल भेजना हमेशा बेहतर होता है। दानव संप्रदाय के नेता ने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, आगे बढ़ो, ये संप्रदाय के नेता का टोकन है, इसे ले लो और सैनिकों को जुटाओ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। याओ याओ ने टोकन ले लिया, एक बार फिर चौंक गई। ये संप्रदाय नेता का टोकन नेता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता था, जिससे कम से कम 1/3 बलों को जुटाने की अनुमति मिलती थी। यहाँ तक कि सहायता के लिए किसी ग्रैंड मास्टर को भी आमंत्रित किया जा सकता है। याओ याओ समझ नहीं पा रही थी कि उसके गुरु ग्रेट जिया का इतना समर्थन क्यों कर रहे थे, लेकिन वह जानती थी कि इस टोकन के साथ ग्रेट जिया को आशा थी। गुरुजी, मैं पहाड़ से नीचे जा रहा हूँ, मेरी खुशखबरी का इंतजार करो। याओ याओ जल्दी से भाग गया। इस समय तक व्हाइट टाइगर किले में तैनात पश्चिमी सेना को पहले ही लिन बेइफान का शाही फरमान प्राप्त हो चुका था। कुल 600,000 सैनिकों में से 100,000 को किले की रक्षा के लिए छोड़ दिया गया, जबकि शेष 500,000 ने वू सांगुई के नेतृत्व में किले के द्वार खोल दिए और ग्रेट लुओ पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। वहां तैनात महान लुओ सैनिकों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि महान जिया उन पर हमला करने का साहस करेगा। इससे भी कम उन्होंने ये सोचा होगा कि उनके बीच 1 दर्जन से अधिक जन्मजात स्वामी मौजूद थे। महान लुओ सेना में केवल 2 या 3 लोग थे। कुछ ही समय में ग्रेट लुओ किले पर कब्जा कर लिया गया। महान जिया सैनिकों ने किले को तोड़ दिया और पश्चिम की ओर बढ़े तथा आश्चर्यजनक गति से शहरों और क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। यह अचानक हुआ युद्ध पूरी दुनिया में फैल गया, जिससे सभी लोग हैरान रह गए। ग्रेट जिया ने वास्तव में ग्रेट लुओ पर हमला करने की हिम्मत की। मैं केवल यही कह सकता हूँ, अच्छा है, ये वाकई चौंकाने वाला है, अविश्वसनीय। क्या ग्रेट जिया को अपने पीछे ताओवादी संप्रदाय को अपमानित करने का डर नहीं है? उन्हें डरना नहीं चाहिए, वरना वे हमला करने की हिम्मत कैसे करेंगे? ये लड़ाई बहुत अजीब और अचानक हुई है। मुझे संदेह है कि यह महान जिया सम्राट का एक और काम है। केवल वही अचानक से ऐसा कुछ कर सकता है जो समझ से परे हो। मैं भी यही सोचता हूँ। वह आदमी हमेशा अपरंपरागत रास्ता अपनाता है। सभी लोग अनुमान लगाए कि यह लड़ाई कौन जीतेगा। एक तो उभरता हुआ सुपर राजवंश है और दूसरा ताओवादी संप्रदाय द्वारा समर्थित एक नया राजवंश है। ये लड़ाई बहुत दिलचस्प है। पूरी दुनिया की निगाहें इस संघर्ष पर टिकी हैं। महान लुओ शाही महल के अंदर महान लुओ सम्राट पहले से ही सदमे में था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। महान जिया की हिम्मत कैसे हुई? ध्यान रखें कि वह ताओवादी संप्रदाय द्वारा समर्थित सम्राट है। ताओवादी संप्रदाय द्वारा समर्थित कोई भी सम्राट एक साम्राज्य स्थापित कर सकता था और एक शक्तिशाली शासक बन सकता था। उसका विरोध करना उसके पीछे के ताओवादी संप्रदाय का विरोध करना है। स्वर्ग के नीचे केवल कुछ ही शक्तियां हैं जो ताओवादी संप्रदाय के साथ मुकाबला कर सकती हैं। वह ये समझ नहीं पाया कि महान जिया, एक राष्ट्र जो एक साम्राज्य भी नहीं था, ने हमला करने के लिए सेना का नेतृत्व करने का साहस कैसे किया। इस समय सोंग यूफेई ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, महाराज, इस युद्ध में कुछ अजीब बात है। कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। क्या मुझे ग्रेट जिया जाकर ग्रेट जिया सम्राट से पूछना चाहिए कि क्या इस युद्ध को टाला जा सकता है? आपके दयालु इरादों के लिए धन्यवाद परी, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक भव्य इशारे के साथ महान लुओ सम्राट ने घोषणा की, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कारण क्या है, क्योंकि वे हम पर हमला करने की हिम्मत करते हैं, वे हमारे दुश्मन हैं। मैं अपने दुश्मनों से निपटने में कभी भी नर्म दिल नहीं रहा हूं। उन्होंने तुरंत ही सिविल और सैन्य अधिकारियों को बुलाकर सैनिकों और जनरलों को इकट्ठा करने को कहा। सोंग यूफेई ने पाया कि स्थिति उसकी उम्मीदों से परे विकसित हो गई थी और अब नियंत्रण से बाहर हो गई थी। इसलिए वह बिजली की तरह ग्रेट जिया की ओर दौड़ी। तारांकन तारांकन तारांकन। फेयर्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 192-269.5। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 227.2। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 227.2 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 227.2। शाही महल के अंदर उसकी मुलाकात लिन बेइफान से हुई। महाराज, आपने ये युद्ध क्यों आरंभ किया है? लिन बेइफान गुस्से से बोला, आपको पहले ये पूछना चाहिए कि महान लुओ सम्राट ने मेरे साथ क्या किया है। महाराज, महान लुओ सम्राट ने ऐसा क्या किया कि आप इतने क्रोधित हो गए? लिन बेइफान ने मेज पटक दी और खड़े हो गए। ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता। ये वही था जिसने यह अफवाह फैलाई थी कि स्वर्गीय खान की कब्र हमारे ग्रेट जिया में है, जिससे कई मार्शल कलाकार जिया की ओर आकर्षित हुए। अगर ग्रेट जिया पर स्वर्ग का आशीर्वाद न होता तो हम बहुत पहले ही अराजकता में होते। सोंग यूफेई दंग रह गया। महाराज, आप ये सब जानते थे?
यदि आप नहीं चाहते कि दूसरों को पता चले तो आपको ये काम पहले ही नहीं करना चाहिए। लिन बेइफान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, चूंकि उसने पहला कदम उठाया है इसलिए मैं और भी मजबूती से जवाब दूंगी। मैं उसे बता दूंगी कि मेरे साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। सोंग यूफेई ने उन्हें मनाने की कोशिश की। महाराज, लिन बेइफान ने हाथ हिलाया, मुझे मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लड़ाई अपरिहार्य है, मेहमान को बाहर निकालो। सोंग यूफेई ने गहरी सांस ली। इसके बाद लिन बेइफान ने लुओ की निंदा करते हुए एक घोषणा जारी की तथा इस सैन्य कार्रवाई के उद्देश्य की सार्वजनिक रूप से घोषणा की। क्योंकि ग्रेट लुओ ने दुर्भावनापूर्ण रूप से अफवाहें फैलाईं, ग्रेट जिया में एकत्रित कई मार्शल कलाकारों ने परेशानी पैदा की, आगजनी, हत्या और लूटपाट में शामिल होकर ग्रेट जिया के आम लोगों को कष्ट पहुंचाया और उनका जीवन दयनीय बना दिया। संक्षेप में, उन्होंने स्थिति को यथासंभव दुखद रूप में चित्रित किया। उन्होंने स्वयं को सहानुभूति के पात्र निर्दोष पीड़ित बताया तथा दावा किया कि उनकी कार्रवाई बदला लेने और न्याय के लिए थी। उन्होंने महान लुओ सम्राट को मानव वेश में एक दुष्ट ड्रैगन के रूप में चित्रित किया, जिसके मानव चेहरे के नीचे एक क्रूर हृदय था जो सभी को उठकर उस पर हमला करने के लिए कह रहा था। पूरी बकवास, वे सही और गलत को उल्टा कर रहे हैं। महान लुओ सम्राट क्रोध से कांप उठा। महान जिया, मार्शल कलाकारों ने कभी आपको नुकसान पहुंचाया है? आप सभी ने इन मार्शल कलाकारों से बहुत पैसा कमाया है। पूरी दुनिया ये जानती है। आप महान जिया वास्तव में बेशर्म हैं। और मुझ पर मानव वेश में एक दुष्ट ड्रैगन होने का आरोप लगाना कितना अनुचित, कितना अपमानजनक। कुत्ते सम्राट, मुझे तुम्हें पकड़ने मत देना, वरना तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी समय मार्शल कवच पहने एक जनरल अंदर आया। उसकी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी, महाराज को सूचित करते हुए, सेना और सभी सरदार तैयार हैं और किसी भी समय प्रस्थान कर सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महान लुओ सम्राट ने दांत पीसते हुए कहा, चूंकि सब कुछ तैयार है तो चलो बाहर निकलें और उन्हें जोर से मारें। हाँ महाराज। ग्रेट लुओ सैनिकों को संगठित किया गया। दुर्जय ग्रेट जिया बलों से निपटने के लिए उन्होंने 10 लाख की सेना और लगभग 30 इनेट मास्टर्स तैयार किए। उनका इरादा महान जिया सैनिकों में से किसी को भी पीछे नहीं छोड़ने का था। दोनों देशों की सेनाओं में शीघ्र ही भिड़ंत हो गई। सेना के विरुद्ध सेना, सेना के विरुद्ध सेनापति। जनरलों में लिन बेइफान ने चाई युक्सिन, वाइन्सवॉर्ड इमोर्टल, हेंग हा जनरलों और अन्य को भेजा। उन सभी ने लिन बेइफान द्वारा दिए गए दिव्य कौशल का अभ्यास किया, जिससे वे अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में काफ़ी अधिक शक्तिशाली हो गए। इस प्रकार वे अपने शत्रुओं को खतरनाक परिस्थितियों में डालने में सफल रहे, जिससे वे व्याकुल हो गए और बहुत दयनीय स्थिति में पहुंच गए। ये दृश्य देखकर महान लुओ मार्शल 10 ताओवादी गुरुओं के पास गए और आदरपूर्वक कहा, माननीय ताओवादी गुरुओं, कृपया हमें अपनी सहायता प्रदान करें। ये 10 ताओवादी गुरु ताओवादी संप्रदाय द्वारा सहायता के लिए भेजे गए जन्मजात गुरु थे। वे आगे के युद्ध क्षेत्र को देखते हुए शांतिपूर्वक उस पर चर्चा कर रहे थे। किसने सोचा होगा कि 3 साल से भी कम समय में ग्रेट जिया की ताकत इतनी जबरदस्त हो गई है। हालांकि वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे हमसे आगे नहीं निकल सकते। मार्शल, निश्चिंत रहें, हमारे साथ इस युद्ध में जीत निश्चित है। जैसे ही वे बोल रहे थे, 10 ताओवादी गुरु सेना की पंक्तियों से उभरे और महान जिया के सहज गुरुओं की ओर बढ़े। 10 ताओवादी गुरु शक्तिशाली थे, प्रत्येक के पास जन्मजात शाही क्यूई की ताकत थी, इसलिए युद्ध का रुख शीघ्र ही बदल गया। उसी समय वू सांगुई आगे बढ़ा। उसने एक छोटी काली तलवार निकाली और चिल्लाया, महाराज, शत्रु को परास्त करने में मेरी सहायता कीजिए। एक क्षण में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई भयानक शक्ति उस पर हावी हो रही है। बहुत प्रसन्न होकर उसने छोटी काली तलवार महान लुओ ताओवादी गुरुओं में से एक की ओर तान दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तलवार की रोशनी बहुत तेज थी, हवा में एक लंबा इंद्रधनुष बना रही थी। अचानक ताओवादी गुरु को चोट लग गई। उन्हें गंभीर चोट लगने से खून बहने लगा और वे निश्चेष्ट हो गए। अपनी उत्सुकता को रोक पाने में असमर्थ वू सांगुई ने अपनी तलवार से फिर वार किया। फिर एक अन्य ताओवादी गुरु गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। वू सांगुई ने अपनी तलवार से वार करना जारी रखा और एक एक करके ताओवादी संप्रदाय के ताओवादी गुरु गिर गए। एक बार फिर स्थिति एक पल में पलट गई। ग्रेट लुओ के इनेट मास्टर्स भयभीत थे। दुश्मन के पास एक दिव्य हथियार है। ये लड़ाई खत्म हो गई है, हमें जल्दी से भागना चाहिए। वे सब चोरों की तरह तेजी से भाग निकले। जो थोड़ा पैसा उन्हें दिया जाता था उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालना उचित नहीं था। चूंकि ग्रेट लुओ के स्वाभाविक स्वामी भाग गए थे, इसलिए ग्रेट लुओ की सेना ने लड़ने की इच्छा खो दी और परास्त होने लगी। इस प्रकार ग्रेट जिया ने शानदार जीत हासिल की। युद्ध की खबर तेजी से फैल गई और हर कोई आश्चर्यचकित हो गया। महान जिया ने फिर से एक और लड़ाई जीत ली। उन्होंने ताओवादी संप्रदाय के समर्थन से भी ग्रेट लुओ को पराजित किया। मैंने सुना है कि ताओवादी संप्रदाय ने ग्रेट लुओ का समर्थन करने के लिए 10 इनेट इंपीरियल क्यूई विशेषज्ञों को भेजा था और वे फिर भी हार गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ग्रेट जिया के पास एक दिव्य हथियार था। चाहे कोई भी आए, एक तलवार का वार एक इनेट को मार सकता था। इस तरह 10 शक्तिशाली ताओवादी संप्रदाय के स्वामी गंभीर रूप से घायल हो गए और हारकर भागने पर मजबूर हो गए।
तो महान जिया पहले से ही तैयार थे, कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने युद्ध शुरू करने की हिम्मत की। बहुत बढ़िया जिया, बहुत बढ़िया है। ग्रेट लुओ की हालत बहुत खराब है। ताओवादी संप्रदाय के समर्थन के बावजूद उन्हें पैरों तले रौंद दिया गया। ग्रेट लुओ वाकई बहुत बेकार है, सचमुच बेकार है। मैं इस पर 1 साल तक हंस सकता हूँ। ग्रेट लुओ के शाही महल के अंदर हार की खबर मिलते ही महान लुओ सम्राट इतना क्रोधित हो गया कि वह आग उगलने लगा। मैंने उनके लिए 1 लाख की सेना तैयार की है और ताओवादी संप्रदाय के सम्मानित विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया है, फिर भी वे हारने में कामयाब रहे। बेकार, आप सभी वास्तव में बेकार हैं। ऐसा नहीं है कि वह हार स्वीकार नहीं कर सकते, बल्कि वह ताओवादी संप्रदाय के समर्थन के बावजूद हारने का अपमान सहन नहीं कर सका और पूरी तरह से अपना सम्मान खो बैठा। वह पहले से ही कल्पना कर सकता है कि बाहरी दुनिया उसका किस प्रकार मजाक उड़ा रही है, जहां उसे बेकार कहना भी नरमी होगी। केवल चीजों को फेंककर और तोड़कर ही वह अपने दिल का गुस्सा निकाल सकता है। तभी सोंग यूफेई तैरकर अंदर आए। महान लुओ सम्राट तुरंत उसके पास गया और चिंतित होकर बोला, परी, तुम्हें इस युद्ध का परिणाम पहले से ही पता होगा। हम हार नहीं सकते, केवल तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। महाराज, निश्चिंत रहें, हम ये युद्ध निश्चित रूप से नहीं हारेंगे, सोंग यूफेई ने कहा। इस समय महान जिया सेना अभी भी शहरों और जमीनों पर विजय प्राप्त कर रही थी। चूंकि ग्रेट लुओ ने पहले ही अपनी लड़ाकू भावना खो दी थी, इसलिए रास्ते में बहुत कम प्रतिरोध हुआ और ग्रेट लुओ का 1/3 क्षेत्र पहले ही गिर चुका था। पूरी यात्रा के दौरान ग्रेट जिया के सेनापति बहुत आत्मसंतुष्ट थे। हेंगहा सेनापति हंसे, ऐसा लगता है कि ताओवादी संप्रदाय के समर्थन के बावजूद महान लुओ अजेय नहीं है। हमारी प्रगति को देखो, वे हमें देखते ही भाग जाते हैं और वापस लड़ने में पूरी तरह से शक्तिहीन हो जाते हैं। हा। खैर, ग्रेट लुओ सिर्फ एक साधारण राजवंश है जिसकी क्षमताएं कम हैं। अगर ताओवादी संप्रदाय के साथ उनका गठबंधन न होता तो हम उन्हें बहुत पहले ही मिटा चुके होते। खाली हाथ मास्टर हंसे। ये सही है, ग्रेट लुओ के बारे में वास्तव में कुछ भी प्रभावशाली नहीं है, अन्य जनरलों ने भी कहा। फिर भी हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। महान लुओ से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके पीछे ताओवादी संप्रदाय मजबूत है। इस लड़ाई के बाद वे संभवतः अपने सच्चे विशेषज्ञों को भेजेंगे, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए, चाई युक्सिन ने गंभीरता से सलाह दी। वे 30 ली आगे बढ़े और एक बार फिर महान लुओ सेना से भिड़ गए। उन्हीं लोगों में से कुछ के अलावा सबसे आगे सफ़ेद वस्त्र पहने एक अत्यंत सुंदर महिला खड़ी थी। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ताओवादी संप्रदाय का ताओवादी बालक सांग यूफेई था। अपनी आंखों में एक जटिल भाव के साथ उसने ग्रेट जिया के लोगों को संबोधित किया, सभी लोग यहाँ रुकें। तारांकन फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 193 269.5। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 228.1। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 228.1 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 228.1। सोंग यूफेई। ग्रेट जिया के लोगों ने उस महिला को पहचान लिया। वह ताओवादी संप्रदाय की ताओवादी संतान थी, जो युवा पीढ़ी के बीच एक नेता थी और एक समय ग्रेट जिया में उनके अपने लोगों में से एक थी। हालांकि गुट में बदलाव के कारण वह बाद में ग्रेट लुओ के साथ शामिल हो गई। अब वे अंततः एक दूसरे के आमने सामने थे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही हमारा रास्ता रोक सकती हो? चाई युक्सिन ने अपना दिव्य भाला लहराया और उसे जोर से चुनौती दी। सोंग यूफेई ने अपना सिर हिलाया। मैं निश्चित रूप से अकेले ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने साथ ताओवादी संप्रदाय के सम्मानित बुजुर्गों को लेकर आई हूं और वे तुम्हें रोकने में पूरी तरह सक्षम हैं। उसी समय ताओवादी वेशभूषा में 30 ताओवादी गुरु सेना की पंक्तियों से आगे आए। एक भयावह आभा ज्वार की लहर की तरह फैल गई, जिसने ग्रेट जिया के 500,000 सैनिकों पर दबाव डाला और उनके चेहरे सदमे से पीले पड़ गए। यहां तक कि चाई युक्सिन, वाइनस्वॉर्ड इमोर्टल और अन्य इनेट मास्टर्स भी गंभीर हो गए। ये 30 व्यक्ति सभी जनजात गुरु थे और कम से कम उनमें से सभी जनजात एस्ट्रल क्यूई स्तर या उससे ऊपर के थे। उनमें से 10 इंपीरियल क्यूई के शिखर स्तर तक पहुंच गए थे, जिससे वे इनेट्स के बीच मजबूत व्यक्ति बन गए। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि पिछले महान युद्ध में ताओवादी संप्रदाय ने पहले ही 10 शाही क्यूई मास्टर्स को घायल कर वापस भेज दिया था और अब उन्होंने 20 अन्य एस्ट्रल क्यूई विशेषज्ञों के साथ 10 और मास्टर्स को भेज दिया था। ताओवादी संप्रदाय की शक्ति की गहराई सचमुच भयानक थी। फिर भी आप हमें नहीं रोकेंगे, चाई युक्सिन ने हठपूर्वक कहा। उनके हाथ में जुबानजियाओ चाइल्ड तलवार थी, जिससे उन्हें युद्ध के लिए तलवार एल्डर की शक्ति उधार लेने की अनुमति मिलती थी, इसलिए उन्हें ग्रैंड मास्टर स्तर से नीचे किसी भी मास्टर से डर नहीं लगता था। इसके अलावा हम 2 पुराने ताओवादी, कैसा रहेगा? आवाज़ उस व्यक्ति से पहले ही आ गई। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन
सभी ने आवाज की दिशा का अनुसरण किया और देखा कि दो दुबले पतले चेहरे वाले वृद्ध ताओवादी दूर से हवा पर सवार होकर आ रहे हैं और पलक झपकते ही वहां पहुंच गए। उनके शरीर ऐसे तैर रहे थे मानो वे अमर हों। सोंग यूफेई ने परिचय दिया, ये हमारे ताओवादी संप्रदाय के दो ग्रैंड मास्टर हैं। उनके ताओवादी नाम है कोंगडोंग खाली और खोखला और कोंगमिंग खाली और स्पष्टता। सभी लोगों को नमस्कार। दोनों ताओवादी संप्रदाय के महागुरुओं ने एक स्वर में कहा। ग्रैंड मास्टर्स। ताओवादी संप्रदाय ने वास्तव में दो ग्रैंड मास्टर्स भेजे। ये तो मुश्किल होने वाला था। चायुक्सिन और अन्य लोगों का चेहरा खट्टा हो गया। वे ग्रैंड मास्टर के स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति से निपट सकते थे, लेकिन असली ग्रैंड मास्टरों का सामना करने में वे सचमुच शक्तिहीन थे। और अब दो ग्रैंड मास्टर थे, जिससे चीजें और भी मुश्किल हो गईं। उस समय ताओवादी संप्रदाय के एक ग्रैंड मास्टर ने जोर से पुकारा, तलवार के बुजुर्ग, जब आप आ ही गए हैं तो अपने आप को क्यों नहीं दिखाते। तलवार के बड़े भी बाहर आए, महान जिया सेना के सामने उतरे। दोनों ग्रैंड मास्टर्स को सावधानी से देखते हुए, दोनों ताओवादी दोस्तों को नमस्कार। आप दोनों ताओवादी संप्रदाय के वरिष्ठ हैं। राजवंश के सांसारिक संघर्षों में शामिल होने के बजाय पहाड़ों में अपने स्वभाव की खेती क्यों नहीं करते। इतने सालों की साधना के बाद आपने वास्तव में क्या हासिल किया है। कोंगडोंग ताओवादी मास्टर ने आह भरी, वास्तव में हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन महान लुओ सम्राट लुओ जुन भाग्य द्वारा चुने गए बुद्धिमान शासक हैं। उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसलिए हमें मदद करने के लिए अपना आश्रय छोड़ना पड़ा। कोंगमिंग ताओवादी गुरु ने कहा, साथी ताओवादी, यदि हमने किसी भी तरह से आपको ठेस पहुंचाई हो तो कृपया हमें क्षमा करें। चलो देखते हैं कि क्या आपके पास क्षमता है। तलवार एल्डर ने अपना हाथ लहराया और जुबानजियाओ दिव्य तलवार उसके पीछे से उड़ गई और उसकी मुट्ठी में आ गई। तलवार बुजुर्ग, आपकी तलवार अच्छी है, लेकिन हमारे ताओवादी संप्रदाय के पास भी कुछ अच्छे खजाने हैं। दोनों बूढ़े ताओवादी गुरुओं ने अपनी पीठ से एक एक तलवार निकाली और कोंगडोंग ताओवादी गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारे ताओवादी संप्रदाय की ज़ीकिंग ट्विन तलवारें, वायलेट और एजियोर ट्विन तलवारें हैं। हालांकि तलवार की ऊर्जा के मामले में वे आपकी जुबानजियाओ दिव्य तलवार से थोड़ी कमतर हैं, फिर भी उन्हें इस दुनिया के महान दिव्य हथियार कहा जा सकता है। कोंगमिंग ताओवादी गुरु ने धीरे से अपनी तलवार घुमाई। धमाका। 300 झांक दूर एक छोटा सा पहाड़ सीधे समतल कर दिया गया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसी समय जुबानजियाओ दिव्य तलवार ने एक जोरदार चीख निकाली, जो अपने प्रतिद्वंद्वी से मिलने पर युद्ध के लिए उत्सुक थी। महान जिया लोगों के चेहरे एक बार फिर काले पड़ गए। वहां दो ग्रैंड मास्टर्स और दो दिव्य तलवारें थीं, और ग्रेट जिया की तुलना में अधिक इनेट मास्टर्स भी थे। ये कहा जा सकता है कि ताओवादी संप्रदाय ने महान जिया को हर पहलू में पूरी तरह से दबा दिया था। तलवार एल्डर की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। जैसा कि ताओवादी संप्रदाय से अपेक्षा की जाती है, तो मुझे अपने श्रेष्ठ कौशल का अनुभव करने दें। गुप्त रूप से उसने ग्रेट जिया के स्वामियों को संदेश भेजा, मैं उन्हें रोक लूंगा। तुम जल्दी से सेना को पीछे हटने के लिए ले जाओ। ग्रेट जिया के स्वामियों ने थोड़ा सिर हिलाया। वे जानते थे कि उनके कौशल के कारण पीछे रहने से कोई मदद नहीं मिलेगी। केवल वहां से चले जाने से ही वे तलवारधारी बुजुर्ग को विचलित होने से रोक सकते थे। फिर भी वे बहुत चिंतित थे। तलवार एल्डर, क्या आप अपने आप प्रबंधन कर सकते हैं? चिंता मत करो, वे शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन वे मुझ पर विजय नहीं पा सकते। तलवार बुजुर्ग ने जुबानजियाओ दिव्य तलवार को कसकर पकड़ लिया। क्योंकि जुबानजियाओ दिव्य तलवार 5 अन्य सहायक तलवारों से जुड़ी हुई थी, यह उनके बीच शक्ति हस्तांतरित कर सकती थी। उनमें से एक लिन बेईफान के हाथों में था, जो 10 लाख की सेना से ताकत हासिल कर सकता था, जिससे उसे बहुत आत्मविश्वास मिलता था। भले ही वह जीत न सके, वह उनकी पूरी सेना को रोक सकता था। दूसरी ओर सोंग यूफेई भी गुप्त रूप से ताओवादी संप्रदाय के ग्रैंड मास्टर के साथ संवाद करता है। आदरणीय चाचाओं, ग्रेट जिया इस बार बदला लेने आया है और ग्रेट लुओ दोषी है, इसलिए कृपया उनकी जान बख्श दें। ताओवादी बच्चे, हम साधक हैं और निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हालांकि मृत्युदंड से बचा जा सकता है, लेकिन वे अपने अपराधों की सजा से बच नहीं सकते। आखिरकार उन्होंने हमारे साथी ताओवादियों को घायल किया है और हमारे ताओवादी संप्रदाय के चेहरे पर कदम रखा है, इसलिए उन्हें इसके लिए उचित कीमत चुकानी होगी। ताओवादी बच्चे, निश्चिंत रहो, हम संयम से काम लेंगे। धन्यवाद आदरणीय चाचाओं। सोंग यूफेई ने असहाय होकर आह भरी। यही एकमात्र रियायत थी जिस पर वह बातचीत कर सकती थी। जब तक किसी की जान नहीं जाती, तब तक भविष्य में सुलह की संभावना बनी रहेगी। इस बिंदु पर दोनों सेनाओं ने अपनी अपनी मुठभेड़ समाप्त कर ली और पीछे हट गईं, तथा युद्ध का मैदान तीनों ग्रैंड मास्टरों के हाथों में चला गया। ताओवादी संप्रदाय के दोनों ग्रैंड मास्टर निश्चिंत लग रहे थे, मानो उन्होंने पहले ही जीत हासिल कर ली हो। कोंगडोंग ताओवादी मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तलवारबाज बुजुर्ग, हम आप पर हमला नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपकी गहरी तलवारबाजी और अथाह ताकत को देखते हुए हमारे पास सेना में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि हमने आपका अनादर किया है तो कृपया हमें क्षमा करें। कोंगमिंग ताओवादी गुरु ने शर्मिंदगी के साथ कहा, चलो बस लड़ो, ये सब बकवास क्यों है? तलवार एल्डर ने झल्लाकर कहा।
तभी दूर से एक मजाकिया आवाज आई, वाह वाह वाह, ताओवादी संप्रदाय को देखो, जो बहुतों के साथ मिलकर कुछ लोगों को धमका रहा है, कमजोरों को मजबूत लोगों के साथ मिलकर दबा रहा है। कमाल है, और फिर भी तुम एक धार्मिक संप्रदाय होने का दावा करते हो, उफ, बेशर्म। सभी ने आवाज के स्रोत की ओर देखा और देखा कि काले कपड़े पहने एक नंगे पांव महिला कुछ प्रभावशाली आकृतियों के समूह का नेतृत्व कर रही थी। इस समूह में लगभग 30 लोग थे, जिनमें से सभी जन्मजात मास्टर थे, और वे सभी इन्नेट के बीच मजबूत थे। पूरे विश्व में 4 शीर्ष स्तरीय साम्राज्यों के अलावा केवल बौद्ध संप्रदाय, ताओवादी संप्रदाय और दानव संप्रदाय के पास ही ऐसी ताकत थी। उनके अनियंत्रित और दबंग व्यवहार को देखकर लगता है कि वे दानव संप्रदाय के विशेषज्ञ के अलावा और कौन हो सकते हैं। जहां तक काले रंग के वस्त्र पहने नंगे पांव महिला की बात है, तो वह स्वाभाविक रूप से याओयाओ थी, जो दानव संप्रदाय की पवित्र युवती थी। संप्रदाय के नेता का टोकन प्राप्त करने के बाद उसने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और वहां पहुंच गई। अपने पुराने प्रतिद्वंद्वियों को देखकर ताओवादी संप्रदाय के लोगों की अभिव्यक्ति बदल गई। तारांकन 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 फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 194 269.5 हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मितलिस का स्वागत है। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 228.2 जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 228.2 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 228.2 सॉन्ग यूफेई ने कहा, दानव संप्रदाय यहाँ क्या कर रहा है? हम यहाँ और क्या कर रहे होंगे? याओयाओ अपने हाथों को पीछे करके खड़ी हो गई और न्याय की भावना के साथ बोली, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ताओवादी संप्रदाय के लोग बहुतों के साथ कुछ लोगों को धमका रहे हैं, कमजोरों को मजबूत लोगों के साथ दबा रहे हैं, और वास्तव में बेशर्म हैं। हम दानव संप्रदाय के लोग अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम महान जिया की मदद करने और आप पाखंडियों को सबक सिखाने आए हैं। ये सही है, हम तुम्हें सबक सिखाने आए हैं। हम भले ही राक्षस संप्रदाय से हों, लेकिन कम से कम हम इंसान हैं, और हम कभी भी कमजोरों को परेशान नहीं करेंगे। आपके विपरीत मानव त्वचा पहनना, लेकिन मनुष्य की तरह व्यवहार नहीं करना। राक्षस संप्रदाय के लोग चिल्लाने और उपहास करने लगे। ताओवादी संप्रदाय के चेहरे पीले पड़ गए। दानव संप्रदाय के शामिल हो जाने से चीजें जटिल हो गईं। हालांकि महान जिया पक्ष बहुत खुश था। दानव संप्रदाय की मदद से वे शायद ये लड़ाई नहीं हारेंगे। ये बहुत अनुचित है, कोंगमिंग ताओवादी गुरु ने नाराजगी से कहा, ये दो पक्षों के बीच का झगड़ा है, इसलिए हम इसे खुद ही सुलझा लेंगे। इसका दानव संप्रदाय से क्या लेना देना है? याओयाओ ने गर्व से अपना सिर उठाया, तो क्या हुआ अगर हम नासमझ हैं? तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? अगर तुम सक्षम हो तो और मुझे काटो। तुम। कोंगमिंग ताओवादी गुरु का चेहरा क्रोध से काला पड़ गया। हाँ, दानव संप्रदाय से एक प्रभावशाली आभा वाला व्यक्ति रक्त लाल तलवार पकड़े हुए बाहर आया और ठंडी हंसी के साथ बोला, कोंगमिंग तुम पुराने ताओवादी हो, बहुत दिनों से मिले नहीं। क्या हमें अपना पुराना हिसाब चुकता नहीं करना चाहिए? कहने की आवश्यकता नहीं कि ये दानव संप्रदाय के ग्रैंड मास्टरों में से एक था। केवल समान शक्ति वाला कोई व्यक्ति ही ग्रैंड मास्टर से सीधे भिड़ने का साहस कर सकता है। जू वुशांग, मैं अंत तक तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, कोंगमिंग ताओवादी मास्टर ने घोषणा की। तलवार एल्डर चिल्लाया, धन्यवाद भाई जू, मैं किसी और दिन तुम्हें ड्रिंक पिलाऊंगा। जू वुशांग खिलखिलाकर हंसा, कोई बात नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही उसके शब्द निकले, चारों ग्रैंड मास्टरों में तुरंत ही भयंकर युद्ध शुरू हो गया। स्वोर्ड एल्डर बनाम कोंगडोंग, जू वुशांग बनाम कोंगमिंग। ये चारों वर्तमान समय के सर्वोच्च व्यक्तित्व थे, जिनमें से प्रत्येक के पास दिव्य हथियार थे और उनके हर वार में स्वर्ग को चीरने और पृथ्वी को चकनाचूर करने की शक्ति थी। एक क्षण से भी कम समय में आसपास के 1000 झांग तक का क्षेत्र पूरी तरह तबाह हो गया, जिससे पहचानना मुश्किल हो गया। बाकी भीड़ ने दूरी बनाए रखी और लालसा और प्रशंसा के साथ युद्ध को देखा। ग्रैंडमास्टर लड़ाई वास्तव में भयानक है। यदि इस संसार में देवता हैं तो वे सचमुच उस उपाधि के हकदार हैं। काश मुझमें भी उनकी तरह की ताकत होती। ग्रेट जिया ने इस अवसर का लाभ उठाकर पीछे हटना शुरू कर दिया, जिससे केवल कुछ इन्नेट स्तर के दर्शक ही वहां रह गए। ताओवादी संप्रदाय ने हस्तक्षेप नहीं किया। दानव संप्रदाय द्वारा ग्रेट जिया की सहायता के कारण वे चाहकर भी अधिक कुछ नहीं कर सकते थे। अंततः जब तक ग्रैंडमास्टर लड़ाई का परिणाम तय नहीं हो जाता, तब तक कोई भी कार्रवाई निरर्थक होगी। इस समय चायूक्सिन याओयाओ के पास आया और धीरे से पूछा, याओयाओ तुम यहाँ क्यों हो? ताओवादी संप्रदाय के पास बहुत सारे संसाधन हैं जिनका आप मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए जब मुझे पता चला कि आप ग्रेट लुओ पर हमला करने के लिए सेना जुटा रहे हैं, तो मैंने तुरंत अपने संप्रदाय से संपर्क करके विशेषज्ञों को यहाँ आने के लिए कहा। याओयाओ ने एक पल सोचा और कहा, मैं सिर्फ यह नहीं देखना चाहता कि ताओवादी संप्रदाय महान जिया को निगलकर और भी मजबूत हो जाए। ये निश्चित रूप से उस छोटे मूर्ख सम्राट के लिए नहीं है। चायूक्सिन ने अपना मुंह ढक लिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी, समझ गई। वापस आने के बाद मैं महामहिम से यह जरूर कहूंगी कि वे तुम्हें अपनी संगिनी बना लें।
याओ याओ गहरी शर्मा गई, बकवास मत करो, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। सौभाग्य से सभी का ध्यान लड़ाई पर था और उन्होंने शर्मिंदा याओ याओ पर ध्यान नहीं दिया। अन्यथा दानव संप्रदाय की पवित्र युवती के रूप में उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती थी। इस बीच लिन बेइफान ग्रेट लुओ से ग्रेट जिया तक संसाधनों को स्थानांतरित करने में व्यस्त था, जिससे उनके लिए पानी की एक बूंद भी नहीं बची। कुछ प्रयासों के बाद एम्पायर सैंडबॉक्स में बड़ा बदलाव आया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एम्पायर सैंडबॉक्स उन्नत स्तर। प्रादेशिक क्षेत्र 8.9 मिलियन वर्गली, कृषि योग्य भूमि 5.4 मिलियन वर्गली। घरेलू संसाधन 1.65 बिलियन टेल, 5 सोने की खदानें, 8 चांदी की खदानें, 13 तांबे की खदानें, 20 लोहे की खदानें। जनसंख्या 65 मिलियन, धनी लोग 1%, आम लोग 53%, गरीब लोग 46%। सैन्य शक्ति 4.5 मिलियन, 2 ग्रैंडमास्टर्स, 52 इनेटिस्ट, 15,000 मार्शल आर्टिस्ट। व्यापक राष्ट्रीय शक्ति 12,200, अर्ध साम्राज्य स्तर। डिंग, जैसे जैसे खिलाड़ियों की राष्ट्रीय शक्ति बढ़ी है, आपकी ताकत भी उसी हिसाब से बढ़ी है। आपको दुनिया की धाराओं की दिव्य उंगली से पुरस्कृत किया जाता है। संसार की धाराओं की दिव्य उंगली इसकी शक्ति को पहचानते हुए, इसकी सौम्यता की रक्षा करते हुए संसार की धारा है। यह उंगली तकनीक दुनिया की सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है। एक उंगली से ब्रह्मांड का भाग्य निर्धारित किया जा सकता है, एक उंगली से सूर्य और चंद्रमा को अस्त किया जा सकता है। लिन बेइफान ने इस उंगली तकनीक को जल्दी से आत्मसात कर लिया। उसकी वर्तमान शक्ति के कारण उसकी उंगली की तकनीक से दिव्य हथियारों में भी छेद हो सकता है। इस तकनीक में निपुणता प्राप्त करने के बाद लिन बेइफान ने अपना ध्यान पुनः ग्रेट लुओ की ओर लगाया। मैं आपको एक बहुत बड़ा आश्चर्य देकर जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इसे संभाल लेंगे। लिन बेइफान ने एक बार फिर ग्रेट लुओ की मिट्टी के परिवहन का कार्य अपने हाथ में ले लिया। सारी बातें निपटाने के बाद उन्होंने भिखारी संप्रदाय के एक बुजुर्ग को बुलाया। मेरे पास आपके लिए एक कार्य है। महाराज, कृपया आज्ञा दीजिए। मैदान पर 4 ग्रैंडमास्टर अभी भी भयंकर लड़ाई में लगे हुए थे। वे 3 दिन और 3 रात से लड़ रहे थे और परिणाम अभी भी अनिर्णीत था। इस समय तक ग्रेट जिया की सेना पूरी तरह से व्हाइट टाइगर किले में वापस चली गई थी, जिसे अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जा सकता था। आखिरकार आश्वस्त होकर तलवारबाज ने अपनी तलवार म्यान में रखी और कहा, साथी दाववादियों, तुम दोनों बहुत कुशल हो। चलो अब इस लड़ाई को बंद कर देते हैं और एक दूसरे से अगले दिन सीखने की उम्मीद करते हैं। तुम सही हो, चलो किसी और दिन लड़ते हैं। दानव संप्रदाय के ग्रैंड मास्टर हंसे। ताओवादी संप्रदाय के 2 ग्रैंड मास्टर कुछ हद तक नाखुश दिखे। वे ये सोचकर एक साथ आए थे कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है, लेकिन इसके बजाय लड़ाई बराबरी पर समाप्त हुई और उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। हालांकि वे ये भी जानते थे कि लड़ाई जारी रखना निरर्थक होगा, इसलिए उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। खैर, इस लड़ाई को याद रखें और अगली मुठभेड़ की प्रतीक्षा करें। सभी लोग अपने अपने रास्ते चले गए, अपने अपने घर वापस चले गए। सोंग यूफेई ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि लड़ाई संतोषजनक निष्कर्ष पर पहुंच गई है। किसी भी पक्ष को कोई नुकसान नहीं हुआ, जिससे सुलह की गुंजाइश बनी रही। कम से कम वह भविष्य में लिन बेइफान का सामना बिना किसी टकराव के कर सकेगी। इस राहत की भावना के साथ वह महान लुओ सम्राट को रिपोर्ट करने के लिए वापस लौटी। रिपोर्ट सुनने के बाद महान लुओ सम्राट निराशा से भर गया। उसके राज्य पर महान जिया द्वारा आक्रमण किया गया था और फिर भी वह बदला नहीं ले सका। लेकिन वह ताओवादी संप्रदाय को भी दोष नहीं दे सकते थे। आखिरकार उन्होंने 2 ग्रैंड मास्टर्स और दर्जनों इन्नेट विशेषज्ञों को भेजा था। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था। सोंग यूफेई ने कहा, महाराज, दानव संप्रदाय द्वारा ग्रेट जिया की सहायता करने के कारण हमारा ताओवादी संप्रदाय उन्हें जाने से रोकने में असमर्थ था। इस युद्ध के बाद ग्रेट लुओस के लोग पीड़ित हैं। आपको राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना चाहिए और लोगों की आजीविका का विकास करना चाहिए। महान लुओ सम्राट ने सिर हिलाया। परी, निश्चिंत रहो, मुझे पता है कि क्या करना है। हम ये लड़ाई हार गए, लेकिन इससे केवल ये पता चलता है कि महान जिया का भाग्य अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि मैं इस ऋण को याद रखूंगा और भविष्य में इसे धीरे धीरे चुकाऊंगा। तभी कई नागरिक और सैन्य अधिकारी घबराए हुए दिखाई दिए। महाराज, एक भयानक खबर है। वह क्या बात है जिसने तुम्हें इतना भयभीत कर दिया है? महान लुओ सम्राट ने शांति से पूछा। बुजुर्ग अधिकारियों में से एक ने घबराहट में चिल्लाते हुए कहा, महाराज, बाहर ऐसी अफवाहें फैली हैं कि ग्रेट जिया में स्वर्गीय खान की कब्र नकली है, जिसे लोगों को गुमराह करने के लिए बनाया गया है। असली कब्र वास्तव में ग्रेट लुओ के क्षेत्र में है। क्या? महान लुओ सम्राट और सोंग यूफेई दोनों आश्चर्य में बोले। तारांकन तारांकन तारांकन। फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 195 269.5। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन।
उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 229.1। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। सी 229.1 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 229.1। महान लुओ सम्राट को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। तुमने अभी क्या कहा? फिर से कहो। इसलिए अधिकारियों ने एक बार फिर रिपोर्ट दी, महाराज, बाहर अफवाह फैली हुई है कि स्वर्गीय खान की कब्र ग्रेट लुओ के क्षेत्र में है। ग्रेट जिया में जो पाया गया वह लोगों को गुमराह करने के लिए एक दिखावा था। असंभव, बिल्कुल असंभव, महान लुओ सम्राट ने गुस्से में कहा। स्वर्गीय खान की कब्र महान लुओ के क्षेत्र में कैसे हो सकती है? ये निश्चित रूप से एक अफवाह है। कोई निश्चित रूप से महान लुओ को नुकसान पहुंचाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से अफवाहें फैला रहा है। सोंग यूफेई ने उसके बगल में थोड़ा सिर हिलाया। उसके भी यही विचार थे, और इसके पीछे का व्यक्ति संभवतः महान जिया का कुत्ता सम्राट है। महान लुओ सम्राट ने गुस्से से कहा। बहुत सोचने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि लिन बेईफान ही सबसे अधिक संदिग्ध था। आखिरकार उसने एक बार दूसरे पक्ष को विफल कर दिया था, इसलिए उनके लिए बदला लेना स्वाभाविक था। घटनाओं का समय भी बिल्कुल सही था। सोंग यूफेई ने कहा, महाराज, चाहे कोई भी हो और चाहे यह मामला सच हो या झूठ, ये निश्चित रूप से बहुत परेशानी लाएगा। अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो राष्ट्र निश्चित रूप से अराजकता में गिर जाएगा। इसलिए आपको तैयार रहना चाहिए। महान लुओ सम्राट ने महान जिया की स्थिति के बारे में सोचा और अंदर से कांप उठे। उसे याद आया कि जब स्वर्गीय खान की कब्र की खबर फैली थी तो लाखों मार्शल कलाकार ग्रेट जिया में आ गए थे। यदि उस नकली कब्र का खुलासा न हुआ होता जिसने सभी मार्शल कलाकारों को आकर्षित किया था, तो ग्रेट जिया बहुत पहले ही पूरी तरह से अराजकता में फंस गया होता। यदि ग्रेट लुओ को भी ऐसी ही कठिनाई से गुजरना पड़े, वह तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह कैसा होगा। तुम सही कह रही हो, परी। मैं इलाके की सुरक्षा के लिए भारी सैनिक तैनात करूंगा। हालांकि वे मार्शल कलाकार कानूनविहीन और अनियंत्रित हैं। अगर ताओवादी संप्रदाय मेरी सहायता कर सके तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। महान लुओ सम्राट ने अनुरोध किया। महाराज, यदि आपने इसका उल्लेख न भी किया होता तो भी मैं व्यवस्था कर चुका होता। दोनों अलग हो गए और स्थिति से निपटने की तैयारी करने लगे। इस समय पिछली खजाने की खोज को आधे महीने से भी कम समय बीता था, इसलिए स्वर्गीय खान की कब्र के आसपास का उत्साह अभी पूरी तरह से कम नहीं हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस खबर के अचानक फैलने से एक बार फिर सनसनी फैल गई। क्या पिछली बार हमने जो कब्र खोदी थी वह नकली थी और असली कब्र ग्रेट लुओ के क्षेत्र में है? क्या ये सच है? समय बहुत संयोगपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई दुर्भावनापूर्ण तरीके से अफवाहें फैला रहा है। मुझे संदेह है कि यह ग्रेट जिया का काम है। आखिरकार पिछली बार अफवाहें ग्रेट लुओ ने ही फैलाई थीं और ग्रेट जिया सिर्फ उसका बदला चुका रहा है। मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि यह सच है या नहीं? क्यों ना हम खुद जाकर देखें? आप सही कह रहे हैं, हो सकता है कि कुछ खोजें की जा सकें। इस प्रकार जिज्ञासा से प्रेरित होकर मार्शल कलाकारों का एक हिस्सा खजाने की खोज के लिए ग्रेट लुओ में आया। संख्या बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी इससे ग्रेट लुओ को काफ़ी परेशानी हुई। उदाहरण के लिए, कुछ लोग बिना भुगतान किए खाते पीते हैं। अन्य लोगों ने बदमाशी की घटनाएं देखीं और पीड़ितों की मदद करने के लिए मौके पर ही अपनी तलवारें निकाल लीं। कुछ लोग तो एक ही तलवार के वार से भ्रष्ट अधिकारियों को मौत के घाट उतार देते थे, और कुछ लोग ऊब के कारण महान लुओ सेना पर चाले चलते थे। ऐसी घटनाएं अनेक एवं विविध थीं। यद्यपि अधिकांश मार्शल कलाकार काफ़ी अनुशासित थे, लेकिन जो छोटे छोटे कलाकार परेशानी पैदा करते थे वे ग्रेट लुओ के लिए बड़ी समस्याएं लेकर आते थे। महान लुओ सम्राट अत्यंत परेशान थे। उन्हें दबाने के लिए सेना भेजना निरर्थक था। सैनिकों के पहुंचने से पहले ही मार्शल कलाकार तितर-बितर हो जाते। यदि वह सेना नहीं भेजता तो इससे मार्शल आर्ट के कलाकारों का अहंकार और बढ़ेगा और वे लोगों का दिल खो देंगे। यह कोई जीतने वाली स्थिति नहीं थी और वह इतना चिंतित था कि वह ठीक से खा भी नहीं पा रहा था। इस बीच एक निश्चित खजाना शिकार दल ग्रेट लुओ के क्षेत्र के भीतर युहुआंग पर्वत पर आ पहुंचा था। नेता कुछ कमजोर दिखता था, उसकी आंखें टेढ़ी मेढ़ी थीं, लेकिन कब्र लूटने की दुनिया में वह खुदाई और खजाना खोजने में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, जिसके कारण उसे रेड लॉर्ड का उपनाम मिला था। एक संप्रदाय ने उन्हें यहां आकर खजाने की खोज करने के लिए नियुक्त किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि बाहरी दुनिया की अफवाहों पर विश्वास किया जाए तो बहुत संभव है कि स्वर्गीय खान की कब्र यहीं हो। चूहे भगवान, आप ऐसा क्यों कहते हैं? ये देखो। रेड लॉर्ड ने अपने सूखे पाइप से एक कश लिया और गर्व से विशाल पर्वत श्रृंखला की ओर इशारा किया। यहाँ का परिदृश्य पहाड़ों, पानी और सुंदर दृश्यों से भरा हुआ है, जो चारों ओर फैले ड्रैगन का एक फेंग शुई पैटर्न बना रहा है। यह एक दुर्लभ फेंग शुई खजाना स्थान है। वे सभी महानुभाव ऐसी जगहों पर खुद को दफनाना पसंद करते हैं। ऐसा करने से वे शांति से आराम कर सकते हैं और अपने वंशजों को भी आशीर्वाद दे सकते हैं। यदि स्वर्गीय खान को अपने लिए एक मकबरा तैयार करना हो तो वह निश्चित रूप से ऐसा ही बढ़िया स्थान चुनेगा। चूहे भगवान, आप जो कहते हैं वह सही है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। तो
चलो यहाँ चारों ओर देखते रहें। चूहे भगवान ने फेंग शुई निर्धारित करने के लिए एक कंपास निकाला और एक पल के लिए निरीक्षण करने के बाद एक दिशा में इशारा किया। चलो इस ओर चलें। लगभग 2 घंटे बाद वे एक घाटी में पहुंचे। यह मुख्य दफन स्थल है। अगर मैं स्वर्गीय खान होता तो मैं निश्चित रूप से यहाँ खुद को दफनाता। किसी भी कब्र या मानव निर्मित खुदाई के संकेतों के लिए इस क्षेत्र के आसपास देखें। ठीक है चूहे भगवान। उन्होंने क्षेत्र की खोज शुरू कर दी। कुछ ही समय में उन्हें चट्टानों के ढेर में मानवीय गतिविधियों के निशान मिल गए। साथ मिलकर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद जोरदार आवाज आई। उनकी आंखों के सामने एक विशाल गुफा खुल गई। जानी पहचानी गुफा को देखते हुए चूहे भगवान हकलाते हुए बोले, ये तो वांशो पर्वत पर स्थित कब्र जैसा ही है। क्या ये हो सकता है कि स्वर्गीय खान की कब्र वास्तव में यहाँ दफन है? दूसरों ने गहरी सांस ली। स्वर्गीय खान की असली कब्र सामने आ गई है। उनका इरादा इस खोज को गुप्त रखना, खजाना खोदना और चुपचाप अमीर बनना था। लेकिन यदि वे इस स्थान को कब्र मान सकते थे तो अन्य स्थान भी ऐसा कर सकते थे और अधिकाधिक खजाना खोजने वाले वहां आने लगे। लोगों की संख्या बढ़ने के साथ रहस्य अब रहस्य नहीं रहे। अंततः गुफा को और अधिक छिपाया नहीं जा सका और यह खबर दूर दूर तक फैल गई। स्वर्गीय खान की कब्र वास्तव में ग्रेट लुओ में है। ये युहुआंग पर्वत पर है। हो सकता है इस बार यह सचमुच असली कब्र हो। स्वर्गीय खान की असली कब्र सामने आ गई है। नदियों और झीलों में रहने वाले सभी वर्गों के लोग एक बार फिर उत्साहित हो गए और मधुमक्खियों की तरह ग्रेट लुओ में उमड़ पड़े। एक दिन से भी कम समय में खजाना खोजने वालों की संख्या 100,000 से अधिक हो गई। ग्रेट लुओ शाही महल के अंदर इस समय महान लुओ सम्राट बेहद हैरान था। क्या यह मिल गया है? स्वर्गीय खान की कब्र युहुआंग पर्वत पर है। प्रधानमंत्री ने अपने चेहरे पर पसीना लाते हुए कहा, हाँ महाराज, किसी ने इसे खोज लिया है। ऐसा कहा जाता है कि यह गुफा ग्रेट शियास वांशो पर्वत में स्थित गुफा के समान है। इसके अलावा लोगों को गुफा के अंदर कई साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि 3000 साल पहले के प्राचीन मानव कंकाल और स्वर्गीय खान के युग की विभिन्न कलाकृतियां। इसलिए यह बहुत संभावना है कि यह स्वर्गीय खान की कब्र हो। महामहिम, अब हमारे ग्रेट लू में 100,000 से अधिक लोग आ चुके हैं और भविष्य में ये संख्या 800,000 या 10 लाख तक भी पहुंच सकती है। हमें इस बारे में क्या करना चाहिए? हम क्या कर सकते हैं? ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। महान लुओ सम्राट दिल खोलकर हंसे। यह कोई बड़ी बात है? प्रधानमंत्री अचंभित रह गए। पिछले हजारों खजाना शिकारियों ने पहले ही ग्रेट लुओ को अराजकता में डाल दिया था। इस बार ये संख्या लाखों में हो सकती है। क्या अब देश का कोई महत्व नहीं रह गया है? प्रधानमंत्री जी, अधिक दीर्घकालिक सोचें और अपना दृष्टिकोण व्यापक बनाएं। महान लुओ सम्राट ने हंसते हुए कहा, यद्यपि 10 लाख मार्शल कलाकारों का आगमन हमारे लिए कुछ परेशानियां लेकर आ सकता है, लेकिन यदि उन्हें सही तरीके से संभाला जाए तो वे हमें निरंतर लाभ पहुंचा सकते हैं। ग्रेट जिया को देखिए। वांशो पर्वत पर स्थित कब्र का लाभ उठाकर उन्होंने सिर्फ 2 महीनों में 200 मिलियन से ज्यादा कमाए। और वह भी नकली कब्र थी, कोई कम नहीं। हमारी कब्र असली हो सकती है तो हम और ज्यादा कैसे नहीं कमा सकते? ग्रेट लुओ सम्राट ने उत्साह से कहा, क्या उस पैसे से ग्रेट लुओ नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचेगा? हाँ। तारांकन फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 196 269.5। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 229.2। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 229.2 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 229.2। लेकिन क्या हम सचमुच इतने सारे मार्शल कलाकारों का प्रबंधन कर सकते हैं? प्रधानमंत्री ने सवाल किया। जो लोग खजाने की खोज में निकलने का साहस करते हैं उन सभी के पास प्रभावशाली कौशल होते हैं। उनमें से सबसे कमजोर भी तीसरे दर्जे के विशेषज्ञ हैं और निश्चित रूप से दूसरे दर्जे और पहले दर्जे के महारथियों की कोई कमी नहीं होगी। और जन्मजात स्वामी तो और भी कम दुर्लभ हो जाएंगे। ये लोग कानूनविहीन हैं। अगर ये लोग मुसीबत खड़ी करने लगे तो क्या होगा? बेशक हम उन्हें अपने दम पर प्रबंधित नहीं कर सकते, लेकिन हम ताओवादी संप्रदाय तक पहुंच सकते हैं और उन्हें एक साथ प्रबंधित कर सकते हैं। मेरा मानना है कि इतने बड़े लाभों का सामना करते हुए ताओवादी संप्रदाय उदासीन नहीं रहेगा। महान लुओ सम्राट ने आत्मविश्वास से कहा। यद्यपि ताओवादी संप्रदाय के लोग आत्मज्ञान की खोज करते हैं और स्वर्ग के मार्ग के बारे में पूछते हैं, वे मार्शल आर्ट का भी अभ्यास करते हैं और मार्शल आर्ट को संसाधनों से अलग नहीं किया जा सकता है। और पैसा सबसे बड़ा संसाधन है। इसलिए वे निश्चित रूप से अपने दरवाजे पर पहुंचाए गए इस मोटे मांस के टुकड़े को नहीं छोड़ेंगे। स्वर्गीय खान के खजाने के बारे में क्या? महान लुओ सम्राट ने अपना सिर हिलाया। भूल जाओ उस बारे में। यह ऐसी चीज नहीं है जिस पर हम लालच कर सकें।
हमें बस बाहर से अच्छा पैसा कमाना है, बस इतना ही काफ़ी है। प्रधानमंत्री जी, ये बहुत बड़ा मामला है, इसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। हाँ महाराज। महान लुओ प्रधानमंत्री के वापस चले जाने के बाद उन्होंने तुरंत सेना जुटाई और युहुआन पर्वत को घेर लिया तथा अंदर मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाल दिया। उन्होंने ये भी आदेश जारी किया कि जो कोई भी खजाने की खोज के लिए युहुआन पर्वत में प्रवेश करना चाहता है, उसे प्रति व्यक्ति 200 टैल चांदी का भुगतान करना होगा। सभी जगह से आए खजाने की खोज करने वाले लोग क्रोधित थे। ग्रेट जिया हमारा शोषण कर रहा है, यह एक बात है, लेकिन आप ग्रेट लुओ भी हमें नहीं छोड़ रहे हैं। और तुम बहुत लालची हो। ग्रेट जिया सिर्फ 100 टैल मांगता है और तुम 200 टैल मांग रहे हो। क्या तुम वाकई हमें नकदी गाय समझते हो? एड्स बाय पब फ्यूचर। एक आदमी को मारा जा सकता है लेकिन अपमानित नहीं किया जा सकता। इस बार हम कतई कीमत नहीं चुकाएंगे। हम दूसरों को हमारे साथ मछली के मांस जैसा व्यवहार नहीं करने दे सकते। सभी लोग मेरे पीछे आएं और अंदर घुस जाएं। बिना सम्मान के 1 लाख साल जीने से बेहतर है कि मरकर आकाश में पक्षियों से मिल लिया जाए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वहां एक ताओवादी संप्रदाय का ग्रैंड मास्टर आ गया, जो बिना किसी भाव के शक्तिशाली आभा बिखेरते हुए उनका रास्ता रोककर खड़ा था। फिर सभी लोग आज्ञाकारी बन गए और पैसे देने के लिए कतार में खड़े हो गए। इसके बाद ग्रेट लुओ ने अपना भोजन पेश किया और प्रत्येक भोजन के लिए 10 टैल चांदी ली। खजाने की खोज करने वाले एक बार फिर क्रोधित हो गए। खाने के लिए 10 टैल चांदी, अभी क्यों नहीं लूट लेते हमें? ग्रेट जिया केवल 5 टैल चांदी में बिकता है। और अपने खाने पर ध्यान दो। चावल के अलावा यहाँ सिर्फ कुछ ही व्यंजन बचे हैं और वे भी सिर्फ जंगली सब्जियां हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे 10 टैल चांदी वसूलने की? मैंने काले दिल वाले लोग देखे हैं, लेकिन आपके जितना काला कभी नहीं। ग्रेट लुओ के प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, आप खाना न खाने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन कृपया हमें बदनाम न करें। मैं सभी को ये याद दिलाना भूल गया कि हमने अपने क्षेत्र में खाद्य आपूर्ति पर नियंत्रण कर लिया है। यदि आप ग्रेट लुओ में खाना चाहते हैं तो आप केवल यहीं से खरीद सकते हैं। इस समय ताओवादी संप्रदाय के ग्रैंड मास्टर ने एक बार फिर अपनी शक्तिशाली आभा जारी की और इस तरह खजाना खोजने वाले लोग एक बार फिर आज्ञाकारी बन गए। इसके बाद ग्रेट लुओ ने विभिन्न खजाना शिकार सामान पेश किए, जैसे कि सूखे केक, पानी की बोतलें, मशालें, रस्सियां, लुओयांग फावड़े आदि। लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी ग्रेट जिया की तुलना में 2 गुने से भी अधिक महंगे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे इन खजाना खोजने वालों को नंगा कर देने पर आमादा थे। सभी जगह से आए खजाने की खोज करने वाले लोग आक्रोश से बड़बड़ा रहे थे, अरे वे लोग बहुत काले दिल वाले हैं। ग्रेट जिया की कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन ग्रेट लुओ की कीमत तो और भी ज्यादा खराब है। सूर्य के नीचे सभी कौवे समान रूप से काले हैं, लेकिन अगर आप असंतुष्ट हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं? यदि आप यहाँ खजाने की खोज करना चाहते हैं तो आपको शोषण सहना होगा। हालांकि उनके दिल में वे पहले से ही ग्रेट लुओ के खिलाफ एक शिकायत रखते थे। इस समय महान लुओ शाही महल के भीतर महान लुओ सम्राट ने ताज़ा जमा किए गए 3 मिलियन टैल को देखा और खुशी से हंस पड़े। देखिए, अभी केवल 2 दिन ही हुए थे और 200,000 से भी कम खजाना खोजने वाले यहाँ आए थे। इसमें अभी भी बहुत संभावनाएं थीं जिनका दोहन किया जाना था। 1 या 2 महीने के लिए उन्हें निकालकर 300 मिलियन टेल्स कमाना कोई समस्या नहीं होगी। यद्यपि इसका आधा हिस्सा ताओवादी संप्रदाय के साथ साझा करना पड़ा, फिर भी ये बहुत बड़ा लाभ था। बहुत बढ़िया जिया, मुझे वास्तव में आपको इतना आकर्षक अवसर देने के लिए धन्यवाद देना है। हाँ, वह गर्व से हंसा। ग्रेट जिया के साथ इतने सारे टकरावों के बाद आज वह दिन था जब वह अंततः अपना सिर ऊंचा रख सकता था और सबसे अधिक खुश महसूस कर सकता था। यह विचार करते हुए उसने तुरंत किसी को आदेश दिया कि वह ग्रेट जिया को एक धन्यवाद पत्र लिखकर भेजे ताकि लिन बेईफान को परेशान किया जा सके। पत्र पढ़ने के बाद लिन बेईफान थोड़ा मुस्कुराया। कुछ दिन उसे खुश रहने दो, बाद में उसे रोने का मौका मिलेगा। उसी समय 8 मास्टर हु, वूशी और अन्य लोग अंदर आए। महामहिम, हमने सुना है कि स्वर्गीय खान की असली कब्र ग्रेट लुओज युहुआन पर्वत में उभरी है, इसलिए हम इसे तलाशना चाहते हैं और महामहिम के लिए खजाने की तलाश करना चाहते हैं। लिन बेईफान ने चिंता से पूछा, आप कैसे ठीक हो गए हैं? महामहिम को रिपोर्ट करते हुए, आपके द्वारा दिए गए दिव्य अमृत को लेने और आधे महीने से अधिक समय तक आराम करने के बाद हमारा स्वास्थ्य मूल रूप से सामान्य हो गया है। हमें इस खजाने की खोज में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, 8 मास्टर हु ने कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन बेईफान ने दृढ़ता से घोषणा की, मैं तुम्हें जाने से मना करता हूँ। क्या? क्यों? 8 मास्टर हु और अन्य लोग हैरान रह गए। लिन बेईफान ने समझाया, क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। पिछली बार जो कब्र खोदी गई थी वह नकली थी और तुम सब लगभग वापस नहीं आ पाए। अगर तुम इस बार वापस नहीं आए तो क्या होगा? क्या तुम्हारी जान व्यर्थ नहीं जाएगी? लेकिन खजाना वूशी कहने लगा। लिन बेईफान ने गंभीरता से कहा, खजाने महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आपका जीवन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक आप सहज स्तर तक नहीं पहुंच जाते तब तक प्रतीक्षा करें, फिर हम खजाने की खोज के बारे में बात कर सकते हैं। अभी के लिए आपको यहाँ रहना है और अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करना है और आपको कहीं जाने की अनुमति नहीं है।
महाराज, आर्ट मास्टर हु और अन्य लोग बहुत प्रभावित हुए। अन्य लोगों को खजाने की चिंता थी, लेकिन केवल इस सम्राट को उनकी सुरक्षा की चिंता थी। ये वह प्रबुद्ध शासक था जिसकी उन्हें निष्ठापूर्वक सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद महाराज, हम अपनी आखिरी सांस तक आपके लिए अथक काम करने को तैयार हैं। उन्होंने कृतज्ञता के आंसू के साथ कहा। उन पांचों को जाते देख लिन बेफान हल्का सा मुस्कुराया। ये और भी अच्छा है। एक बार जब आप इन्नेट स्तर तक पहुंच जाते हैं तो यह वास्तव में कोर्ट की सेवा होगी। जहां तक उस नकली कब्र का सवाल है, तो इस हंगामे में शामिल होने का क्या मतलब है? ये तो बस एक बेकार की कोशिश है, समय की बर्बादी है। इस समय जबकि महान लुओ सम्राट भाग्य बनाने का सपना देख रहे थे, बुरी खबर उनके पास आई। ग्रेट लुओस क्षेत्र के भीतर बैजिन पर्वत में एक और अथाह गुफा प्रकट हुई थी। इस गुफा की स्थिति वानशौ पर्वत और युहुआंग पर्वत जैसी ही थी। महान लुओ सम्राट हैरान और निराश हो गए। स्वर्गीय खान की दो कब्रें कैसे हो सकती हैं? कौन सी असली है और कौन सी नकली? तारांकन तारांकन तारांकन। TLN एकवा सुझाव के लिए धन्यवाद। 197 269.5 197 से ज़्यादा 273.5। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पीपल सफरिंग फ्रॉम नी पेन शुड रीड दिस। जानिए सफ़ेद दाग मिटाने का एक बेहद सरल और प्राकृतिक तरीका। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 230.1। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 230.1 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 230.1। हमारे अपने क्षेत्र में स्वर्गीय खान की दो कब्रें दिखाई देना। यदि हम महान जिया के वानशौ पर्वत को जोड़ दें तो ये संख्या 3 हो जाती है। कुछ ही समय में 3 कब्रें उभर आईं, जो एक असाधारण स्थिति थी। महान लुओ सम्राट ने तुरंत जांच के लिए लोगों को भेजा। इस बीच बाहरी दुनिया के खजाना खोजने वालों को भी इस खबर का पता चल गया। स्वर्गीय खान का एक और मकबरा ग्रेट लुओ में बैजिन पर्वत पर दिखाई दिया है। क्या हो रहा है? कौन असली है और कौन नकली? ये स्वर्गीय खान वास्तव में जानता है कि चीज़ों को कैसे उभारा जाए तथा कितनी सारी कब्रें बनाई जाएं। यहाँ शोषण का शिकार होने के बजाय क्यों न हम दूसरी कब्र पर अपनी किस्मत आजमाएं। शायद वही असली हो। तुम सही हो। मैं अब यहाँ धक्का मुक्की नहीं चाहता। चलो चलें। परिणामस्वरूप अधिकांश खजाना खोजने वाले लोग धन की तलाश में बैजिन पर्वत की ओर चले गए। बैजिन पर्वत पर पहुंचने पर उन्हें यह देखकर निराशा हुई कि महान लुओ सेना ने पहले ही उस स्थान पर कब्जा कर लिया था। हालांकि उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि रक्षात्मक सेना सीमित थी। केवल 200,000 सैनिकों के साथ, कोई ग्रैंड मास्टर नहीं, केवल कुछ इनेट मास्टर्स और अधिग्रहित क्षेत्र स्तर के 3 से 400 विशेषज्ञ, बाकी सभी केवल साधारण सैनिक थे। इसने उनके मन में कुछ रोमांचक विचार जगाए। साथ ही भाइयों, ऐसा लगता है कि हमारे पास यहाँ भी मौका है। यहाँ देखो, कोई ग्रैंड मास्टर नहीं है, केवल 2 इनेट मास्टर हैं और बाकी सभी कमज़ोर मुर्गियाँ हैं। अपनी ताकत से हम निश्चित रूप से खजाने के लिए गुफा को तोड़ सकते हैं और खोज सकते हैं। साथ ही भाइयों, ग्रेट लुओ ने पहले भी हमारा बहुत शोषण किया है। क्या आप इसे बर्दाश्त कर सकते हैं? अब हमारे सामने बदला लेने का अवसर है। क्या आप ऐसा नहीं चाहते? चलो अभी आक्रमण करें और अपना बदला लें। आप सही कह रहे हैं। एक शब्द, कार्रवाई। इस प्रकार कुछ आंदोलनकारियों के उकसावे में आकर उन्होंने अपनी तलवारें उठा लीं और चिल्लाते हुए आगे बढ़ गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महान लुओ सैनिक घबरा गए और चिल्लाए, तुम क्या कर रहे हो? यह पागलपन बंद करो। हम क्या कर रहे हैं? बेशक, हम शिकायतों का बदला लेते हैं। तुम्हारे बादशाह ने हमारा शोषण किया है, तो ठीक है, अपने सिर काट लो। देखते हैं मेरी तलवार ज़्यादा मजबूत है या तुम्हारा सिर। अपना अंत पाओ। मेरी तलवार ले लो। 200,000 साधारण सैनिक इन क्रोधित खजाना शिकारियों के सामने कैसे टिक सकते थे? एक अगरबत्ती को जलने में लगने वाले समय से भी कम समय में ये सेना मारी गई और भारी क्षति उठाते हुए पीछे हटने को मजबूर हो गई। जब ये खबर महान लुओ शाही महल तक पहुंची तो महान लुओ सम्राट क्रोध से कांप उठे। यह अपमानजनक है। उन्होंने मेरे सैनिकों पर हमला करने की हिम्मत की। आप में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। उन्होंने तुरंत 500,000 की एक सेना जुटाई, 5 इनेट मास्टर्स को भेजा और सहायता के लिए ताओवादी संप्रदाय से एक ग्रैंड मास्टर को भी बुलाया। इसके साथ ही उन्होंने अंततः अराजक खजाना शिकारियों को दबा दिया और बैजिन पर्वत को पुनः प्राप्त कर लिया। इसके बाद वे अपने पुराने तौर तरीकों पर लौट आए और ऊंचे दामों पर खाद्य सामग्री, मशालें और अन्य सामान बेचने लगे। घाटे की भरपाई करने और अपना गुस्सा निकालने के लिए महान लुओ सम्राट ने कीमतें दोगुनी कर दीं। खजाने की खोज करने वाले लोग क्रोध से कांप उठे। आप महान लुओ बहुत लालची हैं। इतना पैसा लेने के बाद भी ये पर्याप्त नहीं है और अब आप फिर से कीमत बढ़ा रहे हैं। मैंने ऐसा अतृप्त लालच कभी नहीं देखा। जिस तरह से आप हमें खा रहे हैं वह बहुत ही भद्दा है।
ग्रेट लुओ के प्रधानमंत्री का केवल एक ही जवाब था, इसे ले लो या छोड़ दो। खजाने की खोज में खजाना शिकारियों के पास अपनी नाक सिकोड़कर इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन ग्रेट लुओ के प्रति उनकी नफरत और भी गहरी हो गई। ग्रेट लुओ के सम्राट ने सोचा कि अब इसका अंत हो जाएगा, लेकिन 2 दिन बाद ही एक और बुरी खबर आ गई। ग्रेट लुओ की सीमाओं के भीतर ताइवान पहाड़ों में स्वर्गीय खान का मकबरा खोजा गया है। ग्रेट लुओ के सम्राट पूरी तरह से अचंभित थे। 2 बड़ी कब्रों का पता लगाना पहले से ही एक चमत्कार था, लेकिन अब 3 हो गईं। इसमें ग्रेट जिया का एक भी शामिल है, जो 4 हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जबकि एक चतुर खरगोश के पास 3 छेद होते हैं, TLN कहावत उसके पास 4 छेद हैं, क्या असली खोदने वाला है? इसलिए उन्होंने तुरंत जांच के लिए सेना भेज दी। जब अन्य खजाना खोजकर्ताओं को ये समाचार मिला तो वे भी ताइवान पर्वत की ओर रवाना हो गए। आखिरकार पहले 2 कब्रों पर ग्रेट लुओ का पुनर्तः एकाधिकार था। खजाने की खोज करने के लिए अंदर प्रवेश करना होगा और ग्रेट लुओ द्वारा उसका शोषण किया जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि नए मकबरे की जांच की जाए, जो वास्तविक हो सकता है। ताइवान पर्वत पर पहुंचने पर और महान लुओ की अपर्याप्त सेना को देखकर उनके मन में एक बार फिर हलचल होने लगी। हे भाइयों, क्या आप हमारी पिछली शिकायतें सहन कर सकते हैं? महान लुओ सेना को देखकर क्या आपके मन में कोई अन्य विचार नहीं आता? बेशक मेरी तलवार कार्रवाई के लिए खुजली कर रही है। कैसा संयोग है, मेरा भी यही हाल है। थोड़ी देर की चर्चा के बाद उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तलवारें निकाल लीं और हमला कर दिया। ग्रेट लुओ के सैनिकों का वध कर दिया गया तथा विनाशकारी हार में उन्होंने अपने हेलमेट और कवच खो दिए। जब ये खबर ग्रेट लुओ के शाही महल तक पहुंची तो सम्राट तूफान की तरह भड़क उठे। फिर से, यह अपमानजनक है, ये सभी विश्वासघाती विद्रोही हैं और उनमें से हर एक को मौत मिलनी चाहिए। उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए तुरंत 500,000 की सेना और कई इनेट विशेषज्ञों को संगठित किया। लेकिन कुछ सोचने के बाद उन्होंने सोंग यूफेई की मदद मांगी, क्योंकि उन्हें लगा कि यह पर्याप्त सुरक्षित नहीं है। परी यूफेई, आपको ताइवान पर्वत की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए, है ना? इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि ताओवादी संप्रदाय एक और ग्रैंड मास्टर भेजे। सोंग यूफेई मुश्किल स्थिति में था। महाराज, ये पहले से ही 2 है। हमारे ताओवादी संप्रदाय के ग्रैंड मास्टर्स ज्यादातर मार्शल अभ्यास और ज्ञानोदय में लगे रहते हैं, सांसारिक मामलों से खुद को दूर रखते हैं। जीवन या मृत्यु की स्थिति के बिना उन्हें आसानी से नहीं बुलाया जा सकता है। ग्रेट लुओ के सम्राट ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मैं कठिनाई को समझता हूं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, बिना किसी ग्रैंड मास्टर की देखरेख के ताइवान पर्वत निश्चित रूप से अराजकता में गिर जाएगा। क्या होगा अगर वह मकबरा असली निकला? अगर हम समय रहते इसकी रक्षा करने में विफल रहे तो क्या ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? महाराज, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि मैं पूछने की पूरी कोशिश करूंगा, सोंग यूफेई ने कहा। तो फिर मैं ये कार्य आपको सौंपता हूं, परी। महान लुओ के सम्राट ने कृतज्ञता में सिर झुकाया। वापस लौटने के बाद सोंग यूफेई अपनी वाक्पटुता से अंततः एक और ग्रैंड मास्टर से अनुरोध करने में सफल रही। लेकिन वह आखिरी था। आखिरकार ताओवादी संप्रदाय को भी अपने मामलों की अध्यक्षता के लिए कुछ ग्रैंड मास्टरों की आवश्यकता थी। ग्रैंड मास्टर की मदद से ताइवान पर्वतों में समस्या को शीघ्र ही दबा दिया गया। बदला लेने की कार्रवाई में ग्रेट लुओ के सम्राट ने कीमत फिर से दोगुनी कर दी। खजाने की खोज करने वालों के बीच अंतहीन शिकायतें थीं। कुछ लोगों ने तो खजाने की खोज का काम ही छोड़ दिया तथा इस बकवास को बर्दाश्त न करने के कारण घर लौटने का निर्णय लिया। जब हंगामा शांत हो गया तो महान लुओ सम्राट ने सोचा कि मामला खत्म हो गया है, लेकिन तभी कुछ और हुआ जिसने उन्हें अचंभित कर दिया। ग्रेट लुओ में स्वर्गीय खान का चौथा मकबरा वांगडाओ पर्वत पर ही खोजा गया। महान लुओ सम्राट क्रोध से लगभग बेहोश हो गया था। उसने अनिच्छापूर्वक दहाड़कर कहा, चौथी कब्र कैसे हो सकती है? उसके हृदय में 3000 वर्ष पूर्व के स्वर्गीय खान के प्रति गहरी नाराजगी थी। आप अपनी कब्रें खोदते हैं, ये ठीक है, लेकिन इतनी सारी क्यों? क्या आप अपने शरीर को विभाजित करके और उसे हर जगह फैलाकर अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं? तुमने जो गंदगी फैलाई है उसे मुझे क्यों साफ करना पड़ेगा? वह पहले से ही वांगडाओ पर्वत पर अराजकता की कल्पना कर सकता था। वह इसे दबाने के लिए सेना भेजना चाहता था, लेकिन वह किसी अन्य ग्रैंड मास्टर को आमंत्रित नहीं कर सकता था। ग्रैंड मास्टर के बिना उन्हें वश में नहीं किया जा सकता था। अब क्या करें? महान लुओ सम्राट इतना चिंतित था कि उसका सिर सफ़ेद हो रहा था। हालांकि वह बहुत जल्दी ही शोक मनाने लगे, सबसे बुरी स्थिति अभी आनी बाकी थी। अगले दिन 5वीं स्वर्गीय खान की कब्र ग्रेट लुओ क्षेत्र के भीतर वांगडो पर्वत में पाई गई। 2 दिन बाद ग्रेट लुओ क्षेत्र के भीतर गुवानेन पर्वत में 6ठी स्वर्गीय खान की कब्र मिली। उसके 3 दिन बाद महान लुओ क्षेत्र के भीतर तियानवान पर्वत में 7वें स्वर्गीय खान का मकबरा पाया गया। तारांकन 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 फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 198-273.5। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन
उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 230.2। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। सी 230.2 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 230.2। अंत में कुल 9 स्वर्गीय खान कब्रों की खोज की गई। उन्होंने दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र को घेर लिया। लगभग हर पहाड़ पर एक महान लुओ सम्राट पूरी तरह से सुन्न हो गया था। अपने देश में स्वर्गीय खान की 9 कब्रें। क्या स्वर्ग उस पर बहुत ज्यादा मेहरबानी कर रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना देश स्वर्गीय खान की कब्रगाह के ठीक ऊपर बनाया हो। वे उसकी कब्रों पर नाच रहे हैं। यहाँ 9 कब्रें होने के बावजूद वह उनकी सुरक्षा के लिए अपनी सेना कैसे वितरित कर सकता था? उनके पास केवल 3 ग्रैंड मास्टर और सीमित संख्या में इनेट मास्टर्स थे। वे उन सभी का बचाव कैसे कर सकते थे? ये पूरी तरह से छेदों से भरा हुआ था। अगर वे 3 की रक्षा कर सकते थे तो वे अन्य 6 की रक्षा नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि अगर वे 6 की रक्षा करने के लिए खुद को पतला कर लेते तो भी 3 असुरक्षित रह जाते। यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर्स, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक ही समय में 2 स्थानों पर नहीं हो सकते। अब तक तो बाहरी दुनिया पागल हो चुकी थी। स्वर्गीय खान की 9 कब्रें, उन्हें खोदना बहुत पसंद था। ये 9 नहीं है। ग्रेट जिया वांशु पर्वत पर स्थित एक को शामिल करने पर यह 10 हो जाता है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि स्वर्गीय खान को इतनी सारी कब्रों की क्या जरूरत थी? वह अपने 18 पीढ़ियों के पूर्वजों को बिना किसी परेशानी के वहां समा सकता था। ये दुनिया को भ्रमित करने और असली कब्र को छिपाने के अलावा और कुछ नहीं है। इन 9 कब्रों में से केवल एक ही असली है, या हो सकता है कि सभी नकली हों। ये दुनिया पागल हो गई है। अलग अलग जगहों से दूसरे ग्रैंड मास्टर्स आए और मजाक उड़ाया। आपका ग्रेट लुओ वाकई भूगर्भीय शगुन की भूमि है। हर जगह कब्रें हैं। जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे खुद को दफनाने के लिए यहीं एक जगह चुननी होगी। ये सच है। ये स्वर्गीय खान के साथ पड़ोसी होने जैसा है। हा। क्योंकि वहां बहुत सारी कब्रें थीं, ग्रेट लुओ के पास उन सभी की रक्षा करने की शक्ति नहीं थी। खजाने की खोज करने वाले लोग पागल हो गए। क्या तुम अब भी मुझे मारना चाहते हो? चलो देखते हैं मैं तुम्हें मौका देता हूं या नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि यह कब्र मुझे नहीं रखेगी तो अन्य कब्रें मुझे रखेंगी। मैं अन्य कब्रों में खेलने जाऊंगा। यदि संभव हो तो उन सभी को सील कर दीजिए। कई खजाना खोजने वाले भी ग्रेट लुओ के कस्बों और गांवों में घुस गए, आपूर्ति जब्त कर ली और ग्रेट लुओ पर हमला कर दिया। हालांकि ग्रेट लुओ ने पहले ही प्रमुख कब्रों की सुरक्षा के लिए सेना भेज दी थी और वह इन दंगाइयों को दबाने में असमर्थ था, इसलिए जल्दी ही अराजकता फैल गई, जिसके परिणामस्वरूप भारी नुकसान हुआ। खजाना खोजने वालों से कमाया गया पैसा नुकसान की भरपाई के लिए भी पर्याप्त नहीं था। महान लुओ सम्राट पूरी तरह से व्याकुल हो गए। परी यूफेई, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? ओसोंग यूफेई भी वास्तव में बहुत परेशान थी, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। वह अपने मन में एक युवा आकृति के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकी। यदि वह होते तो निश्चित रूप से स्थिति को बदल देते और इस मामले को पूरी तरह से सुलझा लेते, है ना? महाराज, मुझे लगता है कि आपको कब्रों को दबाने वाले सैनिकों को वापस बुला लेना चाहिए और हमारे ताओवादी संप्रदाय की मदद से हमें मुश्किल से चीज़ों को नियंत्रण में रखने में सक्षम होना चाहिए। सोंग यूफेई ने सलाह दी। लेकिन मुनाफे का क्या होगा? महान लुओ सम्राट ने पूछा। अंततः उसे लूट का स्वाद मिल ही गया था, वह उसे कैसे छोड़ सकता था? फिलहाल हमारे पास उन्हें छोड़ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सोंग यूफेई ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। तुम्हें ये समझना चाहिए कि बाहरी दुनिया में अराजकता है और खजाने की खोज करने वाले बिखरे हुए हैं, इसलिए हम अब वह पैसा नहीं कमा सकते। हमारे पास जो कुछ है उसकी रक्षा के लिए सैनिकों को वापस बुलाना बेहतर है। लोग ही तुम्हारे राज्य की नींव हैं। महान लुओ सम्राट ने अनिच्छा से सहमति में सिर हिलाया। इसलिए उन्होंने अधिकांश सैनिकों को वापस बुलाने का आदेश दिया। कुछ प्रयासों के बाद वे अंततः मार्शल कलाकारों को कस्बों से बाहर निकालने और दंगों को दबाने में सफल रहे। हालांकि इस घटना के बाद ग्रेट लुओ के शहरों का और भी अधिक पतन हो गया। इस समय तक खजाने की खोज करने वाले अधिकांश लोग स्वर्गीय खानों की कब्रों पर एकत्र हो चुके थे। हर गुफा में लाखों लोग खजाने की तलाश में थे। एक चहल पहल भरे बाजार की तरह लोग हर दिन आते जाते रहते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गुफाएं अब भी पहले की तरह घुमावदार और घुमावदार थीं, लेकिन पहले की तरह खतरनाक या खो जाना आसान नहीं था। हालांकि कई और जाल लगाए गए थे, जिनमें से अधिकतर गड्ढे मल से भरे हुए थे। न केवल आपके पैरों के नीचे बल्कि संभवतः आपके सिर के ऊपर भी। एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी किसी को असली कब्र नहीं मिली थी, लेकिन सभी ने खूब उत्पात मचाया था। वे साफ सुथरे अंदर गए और बाहर बदबूदार निकले। पटुई 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 फिर से पेशाब में भीग गया। मैंने इतने साल जिए हैं और मैंने कभी इतना मल और मूत्र ग्रहण नहीं किया जितना इस महीने किया है। स्वर्गीय खान वास्तव में जानता है कि लोगों को कैसे घृणा करनी है। वह ऐसे जाल कैसे बना सकता है? अगर वह पहले से ही मरा नहीं होता तो मैं निश्चित रूप से उसके साथ 300 राउंड तक लड़ता। शेखी बघारना, अगर वह जीवित होता तो तुम उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते।
मैं बकवास खाने की बजाय डींग मारना पसंद करूंगा। एक और सप्ताह बिना किसी खोज के बीत गया। यहाँ तैनात विभिन्न सेनाएं ग्रैंड मास्टर्स के साथ साथ अधीर हो रही थीं। सज्जनों, जैसा कि हमने पहले किया था, आइए हम पहाड़ को समतल कर दें और देखें कि अंदर कोई कब्र है या नहीं। ये 9 कब्रें और 9 पहाड़ बहुत बड़ा काम है। क्या आपके पास कोई बेहतर विचार है? ओह नहीं, इसलिए हमें एक एक करके पुरानी विधि पर ही चलना होगा। अंततः हम असली विधि खोज लेंगे। यदि इनमें से कोई भी वास्तविक न हो तो क्या होगा? तो फिर हमें इसे दुर्भाग्य ही मानना होगा। अंत में उन्होंने कब्रों की खोज के लिए पहाड़ों को बलपूर्वक समतल करने का निर्णय लिया। 30 से अधिक ग्रैंड मास्टर्स ने मिलकर युहुआंग माउंटेन से शुरुआत की। इतने शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ उन्हें पूरे पहाड़ को समतल करने में 4 दिन लग गए, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अगला था ताइजिन पर्वत, जिसमें भी 4 दिन लगे और कोई परिणाम नहीं निकला। इसके बाद वांगडाओ पर्वत आया, जहां पहुंचने में 3 दिन लगे, लेकिन फिर भी कोई खोज नहीं हो सकी। इस तरह उन्होंने एक के बाद एक पहाड़ को समतल कर दिया। 1 महीने के बाद उन्होंने उन सभी 9 पहाड़ों को समतल कर दिया जिन पर स्वर्गीय खान की कब्र होने का संदेह था, और फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग उनके साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहा हो। ग्रैंड मास्टर्स क्रोधित हो गए और जोर जोर से गालियां देने लगे। अरे किस्मत, हमने 9 पहाड़ समतल कर दिए और नकली कब्रों के अलावा कुछ नहीं मिला। यह मेरे समय और ऊर्जा की पूरी बर्बादी है। भविष्य में इस तरह की कब्र के लिए मुझे दोबारा मत बुलाओ। चलो चलें, बेहतर होगा कि हम वापस जाएं और अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए ध्यान करें। निराश होकर वे लोग चले गए और लाखों खजाने के शिकारी भी हताश होकर चले गए तथा पीछे तबाह हो चुके ग्रेट लुओ को छोड़ गए। दूसरी ओर लिन बेईफान की फसल अच्छी हुई। 1 महीने से अधिक के प्रयास के बाद 8 मास्टर हु, नीपूसा और 2 अन्य जिन्हें उन्होंने शामिल किया था, अंततः इन्नेट स्तर के विशेषज्ञ बन गए। इसके अतिरिक्त 4 सीजन्स वैली की लियू वानकिंग ने भी अपनी मां के मार्गदर्शन में इन्नेट स्तर हासिल किया। महान जिया को 5 और इन्नेट विशेषज्ञ प्राप्त हुए थे। डिंग, खिलाड़ियों की राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि के कारण आपकी ताकत को समकालिक रूप से बढ़ावा दिया गया है, जिससे आपको प्राउड कोड 6 एक्सट्रीम से पुरस्कृत किया गया है। प्राउड कोड 6 एक्सट्रीम एक शीर्ष स्तरीय कृपाण तकनीक जो एक विशाल आइस सेबर क्यूई में बदल सकती है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जमा देती है। इसकी पूरी शक्ति को उजागर करने के लिए इसे स्नो ड्रिंकिंग मैज सेबर तकनीक के साथ संयोजन में उपयोग करने की आवश्यकता है। हालांकि खिलाड़ियों की अपार शक्ति के साथ ऐसी कोई सीमा नहीं है। लिन बेईफान ने ये कृपाण तकनीक सीखी। उसकी ताकत ने एक और छोटा कदम आगे बढ़ाया था। मुझे आश्चर्य है कि ताकत के मामले में मैं अन्य महान ग्रैंड मास्टर्स की तुलना में कैसा हूँ। लिन बेईफान ने गहराई से सोचा। तारांकन 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 फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 199 273.5। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मितलिस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें। डिस्कॉर्ड सर्वर URL 100 का दांव लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं। 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। 100 का दांव लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं। 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। YOLO247.co पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें।